क्या आपने कभी सोचा है जो स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपको उसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बना दिया जाए, उसके बाद आप अपनी मर्जी से उस स्टोरी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, ये स्टोरी है एक लेडी की जो रात में एक स्टोरी पढ़ते हुए सो गई थी, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो किसी और ही वर्ल्ड में होती है। लेकिन बिना पैनिक किए उसने सारी सिचुएशन को बड़े ही आराम से हैंडल किया। उसके पास बचपन से ही स्पिरिचुअल रूट नहीं थी, या ये कहे कि थी लेकिन निकाल ली गई थी, वो भी और किसी ने नहीं बल्कि उसी के मॉम डैड ने। सुनकर हैरानी हुई होगी कि अपने मॉम डैड ही ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता लगेगा। उसकी खुद की सिस्टर ने कभी भी उसे अपना नहीं माना, लेकिन जिनियो हमेशा उसके लिए सेक्रीफाइस करती रही। उसकी खुद की सिस्टर ने उसे मारने की कोशिश की। ऐसा क्यों था, चलिए जानते हैं स्टोरी में। तो ज्यादा बोर ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है सू के फादर को दिखाते हुए, जहाँ वो सू जिनियो को फोर्स कर रहे थे कि अब तुम्हें अपनी बहन की जगह शादी करनी होगी और तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। सू जिनियो कहती है कि मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ जबकि उसकी एंगेजमेंट मेरी बड़ी बहन से हो चुकी है, तो मैं उससे शादी क्यों करूँ। जू के फादर कहते हैं कि वो इमॉर्टल मास्टर ज़ैंग है जो की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टिवेटर है, और तुम कह रही हो कि तुम उससे शादी क्यों करोगी, और तुम इमॉर्टल हो जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो तुम खुद बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही गलत कर रहा हूँ। तभी पीछे से सुमुई कहती है, से जिन्हों तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन के पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट है, जिस वजह से टॉप टायर इमॉर्टल सेक्ट और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की नजर तुम्हारी सिस्टर पे है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इनर डिसेबल के लिए क्वालिफाइड है। और वैसे भी सू फैमिली में तुम्हें आज तक किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और अब टाइम है कि तुम हमारे इस एहसान की कीमत चुकाओ। तो अब तुम अपनी बकवास से जिद को छोड़ो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तभी जिनियो के सर में काफी तेज दर्द होता है और उसको याद आता है कि लास्ट नाइट वो जो कॉमिक पढ़ रही थी वो उसी कॉमिक के सू जिनियो नाम की कैरेक्टर के बॉडी में एंटर कर चुकी है। उसे पहले से ही पूरी स्टोरी का पता था। उसे पता था कि ज़ैंग उसके साथ कैसा ट्रीट करने वाला है, और उसकी सिस्टर फ्यूचर में हाई रैंकिंग इमॉर्टल सेक्ट की लीडर बन जाएगी। जिनियो ये सब सोच ही रही थी कि उसी बीच गेट पर डीमन एनर्जी फील होती है, और जब गेट खुलता है तो ये होता है ज़ैंग जो कि जिनियो को अपने साथ ले जाने आया था। वो जिनियो के पास आते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम शादी नहीं करना चाहती। ज़ैंग को इतना करीब देखकर जिनियो को काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो चाय की केटली उसके मुंह पर ही फेंक देती है, जिसकी गर्म छींटे ज़ैंग की आंखों में लग जाती है। वो उसे किक मारते हुए कहती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और वो इतना कहकर विंडो से जंप लगा देती है। वहाँ पर मौजूद सू के फादर और सुमुई ज़ैंग से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन ज़ैंग उन्हें अपनी पावर से दूर करते हुए कहता है, इस लड़की ने अपनी मौत का दावत खुद दिया है और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने ब्लड को एक पेपर पर लगाते हुए थ्रो करता है, जिससे एक क्लोन बाहर आता है, और ज़ैंग उससे कहता है कि उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा चाहे मुर्दा। यहाँ जिनियो को दिखाया जाता है जो कि खुद को बचाने के लिए सी में जंप लगा देती है। वो डूब के मरने ही वाली थी, लेकिन तभी जिनियो की नजर पड़ती है एक मरमेड पर, जो कि एक मेल मरमेड था। वो मरमेड जिनियो के पास ही आ रहा था। वो जिनियो को बचाते हुए एक लैंड एरिया पर ले आया था। कुछ देर बाद जब जिनियो की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक हैंडसम मरमेड को देखती है, और उसको यकीन नहीं होता कि एक मरमेड ने उसे बचाया। जिस जगह पर अभी हमारी जिनियो थी ये थी सी रेफ केव, जो कि सू के फादर के मेंशन से काफी दूर था। हमें पता लगता है कि इस मरमेड का नाम कैंग है। जिनियो तो उसे देखे जा रही थी कि ये मरमेड कितना ज्यादा सेक्सी है। जिनियो की नजर जैसे ही उसकी इंजरी पर पड़ती है वो तुरंत अपने कपड़े का एक हिस्सा अलग करते हुए उसके जख्मों पर बांधने लग जाती है। वो कहती है तुम हिलो मत, पहले मुझे ये बांध लेने दो। जिनियो जैसे उस मरमेड को टच करती है कैंग के कान लाल पड़ जाते हैं। उसको तो काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। जिनियो तो उसे कह भी देती है कि तुमने कभी किसी लड़की को देखा नहीं है क्या जो तुम मुझसे इतना ज्यादा शर्मा रहे हो। कैंग सांसें भरते हुए कहता है कि मैं मरमेड किंगडम का प्रिंस हूँ और रूल्स के हिसाब से जो भी लड़की मुझे टच करेगी वही मेरी वाइफ बनेगी। जो सुनकर हमारी जिनियो तो घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे जख्म पर पट्टी कर रही थी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करती। तभी जिनियो के माइंड में सिस्टम उसे बताता है कि सिस्टम के थ्रू प्रिंस कैंग डिटेक्ट हुए हैं जो कि मरमेड किंगडम के प्रिंस हैं, और ये आपसे 90% अट्रैक्ट हो चुके हैं। जो सुनकर जिनियो तो शॉक हो जाती है कि क्या 90% अट्रैक्ट हो चुका, पर इस बंदे से मिले हुए मुझे अभी सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं। जिनियो इन सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक से कैंग उसे अपने पास खींचते हुए कहता है मुझे फील हो रहा है कि हमारे आसपास कोई डिमोनिक एनर्जी है, और वो बिल्कुल सही था। उन दोनों के सामने वही क्लोन अपेयर हो गया था जिसे ज़ैंग ने जिनियो के पीछे भेजा था, और साथ में ज़ैंग में वहाँ पर अपेयर हो गया था, और इस बार तो क्लोन की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। ज़ैंग की नजर जैसे ही कैंग पर पड़ती है वो तो उसे देखकर खुश हो जाता है कि एक मरमेड। ज़ैंग हंसते हुए कहता है कि
कि मैं तो यहाँ पर बस जिनियो को पकड़ने आया था, मुझे नहीं पता था कि जिनियो के साथ मुझे एक मरमेड फ्री में मिल जाएगा। जैंग तो सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसे 9 प्रीवियस इमॉर्टल सिटी में बेचूंगा तो मुझे इसके बदले ना जाने कितने टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। जिनियो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे डर कर यहाँ पर आई हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, तुम यहाँ पर अपने लवर से मिलने आई हो। जैंग जैसे ही कैंग को जिनियो का एज अ लवर इंट्रोड्यूस करता है तो कैंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए जिनियो को प्रोटेक्ट करते हुए अपने वाटर मैनिपुलेशन का यूज करता है, जिससे जैंग के क्लोन तबाह हो चुके थे। ये क्लोन तिलिस्मान को इकट्ठा करके बनाए गए थे। पानी पड़ने की वजह से ये क्लोन पूरी तरीके से खराब हो गया था और अब हमारा कैंग अपने वाटर पावर का यूज करते हुए जैंग पर अटैक करता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जैंग के सीने में से खून निकलने लगा था और वो दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है, जिससे जैंग वहीं मारा जाता है। जिनियो तो ये देखकर हैरान थी कि कैंग की इंजरी होने के बावजूद भी उसने की रिफाइनिंग के ओल्ड मास्टर को हरा दिया, वो भी इतनी इजीली। कैंग उससे पूछता है कि आखिर ये था कौन और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। तो जिनियो सबसे पहले उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सो जिनियो है और मेरी शादी इसकी रिफाइनिंग के ओल्ड मास्टर से होने वाली थी, जो कि मेरी मर्जी के खिलाफ था, इसलिए मैंने डीप सी में छलांग लगा दी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि हमें पता लगता है कि जैंग पूरी तरीके से मरा नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था मरने का। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड निकाल कर उन पर अटैक कर देता है और जिनियो ने स्वॉर्ड को कैंग की तरफ आते हुए देख लिया था, जो देखकर वो कैंग को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी कैंग अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए जैंग के स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है और वो अपने माइंड पावर से जैंग के चीथड़े उड़ा देता है। कैंग जैसे ही जिनियो को संभालने लग जाता है तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। हमें सिस्टम से पता लगता है कि ये स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है, जिसका काम हमारे हीरोइन को प्रोटेक्ट करना है और एनिमीज के खिलाफ स्ट्रेटेजीज बनाना है, और ये हमारी हीरोइन को बचपन से ही जानता है और उसे बचपन से ही प्यार करता है। जिनियो सोचने लग जाती है कि उसने जो स्टोरी पढ़ी थी उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा वीक कल्टीवेटर है। तभी उसे याद आता है कि जो बुक उसने पढ़ी थी उसके हिसाब से इस बंदे ने लोटस सिस्टर के लिए रिफाइंड पिल्स बनाने से मना कर दिया था, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल रूट निकाल दी गई थी, जिस वजह से बदले की आग में वो एक डेविल बन जाएगा। यहाँ प्रेजेंट में जियोन को दिखाया जाता है, जो कि जिनियो से माफी मांग रहा था कि वो लेट हो गया। वो कहता है मुझे जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर तुम्हारी शादी जैंग से हो रही है मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। जियोन जैसे ही जिनियो को कैंग की बाहों में देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। कैंग चिल होकर कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, जिस पर जियान कहता है कि तुम जो कोई भी हो। अब इससे आगे जियोन कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही हमारा हीरो अपने आइस स्पीयर का यूज करता है, जिसके बाद तो उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वो घुटनों के बल बैठकर जिनियो से कहता है कि तुम्हें भले ही कोई भी प्रोटेक्ट करे, मुद्दा ये है कि तुम सेफ हो या नहीं। जिनियो तो पूरी तरीके से हैरान थी। जियान का ये बिहेवियर उसके लिए पूरी तरीके से न्यू था। सिस्टम जिनियो को फीमेल कैरेक्टर के सपोर्टिंग कैरेक्टर के पॉइंट दिखाता है, जिसमें जियान के पॉइंट 80 थे और वहीं कैंग के पॉइंट थे 92। सिस्टम जिनियो को बताता है कि उसका बिगनर लेवल कंप्लीट हो चुका है, जहाँ बिगनर लेवल कंप्लीट करने की वजह से टॉप ग्रेड एजुकेशन पिल मिलता है। यहाँ जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ये दोनों ही जिनियो के लिए लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही जिनियो को काफी ज्यादा प्रेशर दे रहे थे कि वो मेरे साथ चले, लेकिन जिनियो उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ वान हाई इमॉर्टल सिटी और वहाँ पर जाके मैं खुद बिजनेस करूंगी। जो सुनकर कैंग तो कहता है कि जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगा, जिस पर जियान कहता है कि फिर मैं क्या करूँ। जियान एक एल्केमिस्ट है, इसलिए जिनियो उसे अपने साथ ले जाती है और साथ ही उसको जरूरत होती है एक टॉप टायर फाइटर की, जो कि हमारा कैंग है ही। तो वो तीनों निकल जाते हैं वान हाई इमॉर्टल सिटी। यहाँ वान हाई इमॉर्टल सिटी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा डेवलप है और साथ ही मॉन्स्टर्स के कोर काफी ज्यादा लो बजट में बेचे जा रहे थे। यहाँ जियान को दिखाते हैं जिसके हाथ में प्रिजर्वेशन पिल थी। वो उस पिल को देखकर कह रहा था कि यहाँ की अर्थ फायर काफी लो क्वालिटी की है, हो सकता है इस पिल का असर भी सिर्फ 50% ही हो। तभी वहाँ पर इस रूम का ओनर आ जाता है और वो कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर 3 दिन से रह रहे हो और अभी तक तुम तीनों ने इस रूम का रेंट नहीं दिया। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसको शांत कराते हुए हमारी जिनियो कहती है कि आज सनसेट से पहले हम आपका किराया दे देंगे। इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं सिटी को विजिट करने के लिए। मार्केट में हमारा कैंग जियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इतने महान एल्केमिस्ट हो, तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए ना। और इसी बात पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी जिनियो की तरफ से आवाज आती है कि ये तो एक भागा हुआ कल्टीवेटर है, जिस वजह से वो दोनों ही जिनियो को देखने लग जाते हैं। जिनियो तो बस सिस्टम के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है और कहती है कि मेरे पास 100 युआन है, हम उन पैसों से स्पिरिचुअल हब और मटेरियल्स खरीद सकते हैं। फिर वो कैंग से कहती है कि तुम तो एक मरमिड प्रिंस हो ना, तो तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए। जिस पर कैंग क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है हमारे रॉयल फैमिली में जब भी कोई बाहर जाता है तो वो अपने
साथ मनी कैरी नहीं करता, लेकिन मुझे एक जगह पता है जहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। जियान के पूछने पर वो उसे एक शॉप पर ले जाता है जिसका नाम था ड्यूबो मर्चेंट गिल्ड। ये 9 प्रीवियस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मर्चेंट गिल्ड था और इस गिल्ड को इमॉर्टल सेक्ट भी सपोर्ट करता है। इस गिल्ड को देखते ही हमारी जिन्यो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पर हमें रेयर ट्रेजर भी मिल सकते हैं और यहाँ पर तो हम अपनी प्रिजर्वेशन पिल भी बेच सकते हैं। वो लोग शॉप के अंदर जाते ही लेकिन तभी वहाँ पर खड़े गार्ड्स उन तीनों को रोक लेते हैं और उन तीनों की बेइज्जती करते हुए कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर हो, तुम जैसे भिखारियों को यहाँ पर आना मना है। ये सुनने के बाद तीनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिनियो अपने पास रखा बॉक्स उछालते हुए कहती है कि तुम लोग अब देखो। वो गार्ड्स तो अभी भी उन पर हंस रहे थे कि तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगा इस लकड़ी के बक्से से हम लोग डर जाएंगे। इन लोगों ने तो अपने स्पेयर भी निकाल लिए थे और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी अंदर से एक बंदा निकलता है और कहता है कि ये शोर कैसा है। इस बंदे का नाम था हुईजिंग। ये बंदा जैसे ही बाहर निकलता है उसको एक रेयर ट्रेजर टॉप ग्रेड प्रिजर्वेशन पिल का, ये पिल एक एशियंट यूथ प्रिजर्वेशन पिल थी। इन तीनों को शॉप ओनर के साथ दिखाया जाता है। हुईजिंग तो ये खरीदने के लिए मान गया था और वो इसे 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनकर हमारी जिनियो को तो गुस्सा आ गया था कि इतना रेयर ट्रेजर ये सिर्फ 10 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदेगा। क्या तुमने हम तीनों को भिखारी समझ रखा है। वो कैंग से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इस ओनर को इस पिल का प्राइस नहीं पता कि ये कितना रेयर ट्रेजर है। ये सुनकर वो हुईजिंग जिनियो को अपने पास खींचते हुए कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा हो गई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जिनियो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है अपने ये गंदे हाथ मुझ पर दोबारा लगाने की कोशिश भी मत करना। जिस पर हुईजिंग कहता है कि तुम्हें तो रोमांस की बिल्कुल भी समझ नहीं है और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जिनियो के हाथ से वो पिल छीन लो। गार्ड्स ने चारों तरफ से जिनियो और कैंग को घेर लिया था, तो अब इन गार्ड्स को संभालने के लिए हमारे कैंग को ही खड़ा होना पड़ता है और वो अपने पास एक कलरफुल शेल निकालता है जिसकी पावर की मदद से चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो गई थी और उसके प्रेशर से सारे गार्ड्स पीछे हट जाते हैं, जो देखकर हुईजी उनके पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि ये शेल था मेरफॉक रॉयल फैमिली का, जिससे इस बंदे को भी समझ आ जाता है कि कैंग कोई आम बंदा नहीं है, ये पक्का मेरफॉक फैमिली का पार्ट है। और अब ये बंदा इन दोनों से माफी मांगने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरफॉक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो तो डर के मारे जिनियो को फेरी कहकर बुलाने लग जाता है और कहता है रही बात प्रिजर्वेशन पिल की, तो उसके बदले में मैं आपको 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। और वो उनके सामने सारा अमाउंट रखते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो फिर क्या था, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी जिनियो उन सारे स्टोन को अपने स्पिरिचुअल बैग में स्टोर कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि अगली बार हम फिर आएंगे। वो बंदा भी उनके पीछे पीछे कि आप अपना ख्याल रखना। वो दोनों जब शॉप से निकलते हैं तो उन दोनों को ध्यान आता है कि उनके साथ में जियान तो है ही नहीं। तब कैंग बताता है कि पक्का वो किसी शॉप पर रुक गया होगा। वो शॉप के अंदर गया ही नहीं था, वो एक शॉप पर खड़ा था और अभी भी उसी चीज को निहार रहा है। और ऐसा ही होता है, वो एक शॉप पर खड़ा होता और एक ही चीज को लगातार देखे जा रहा था। वो एक पुरानी केटली को देख रहा था। जब जिनियो से पूछती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम इसे देखे जा रहे हो, तो वो कहता है कि तुम शांत रहो, ये एक एशियंट केटली है जो कि काफी सालों पहले ही गायब हो चुकी थी। अब जियान का केटली में इतना ज्यादा इंटरेस्ट देखकर जिनियो भी उसे बाय करने के लिए तैयार हो जाती है। 100 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के बदले उसे खरीदती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं 200 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दूंगी। इस बंदी का नाम होता है सु वोंग। वो आते ही उन दोनों की बेइज्जती करने लग जाती है। इन भिखारियों को इस एशियंट केटली की क्या जरूरत। वो बंदी इनकी बेइज्जती कर रही थी, तभी उसकी नजर जिनियो पर पड़ती है। वो जिनियो पर झूठा इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम्हें जैंग से शादी नहीं करनी थी तो मत करती, लेकिन हमारी फैमिली के ट्रेजर चुराने की क्या जरूरत थी। तुमने हमारी फैमिली के ट्रेजर चुराए हैं सिर्फ इन 2 नमूनों के लिए। जिस पर जिनियो कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, और वैसे भी तुम्हारी सोच यहीं तक सीमित है। जिस पर तो सु वोंग का एल्डर सामने आते हुए कहता है कि सु वोंग तुम किससे बात कर रही हो, एक चोर से जिसने अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और साथ में वहाँ खड़े कल्टीवेटर भी जिनियो का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि एक चोर हमारी एल्डर सिस्टर की बहन कैसे हो सकती है, इसने तो जो काम किया है उसके लिए इसे शर्म आनी चाहिए। तभी सु वोंग का एल्डर शॉपकीपर को 200 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन देते हुए कहता है कि हमने एक केटली खरीद ली है। जिनियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एल्डर जैसे उस केटली को टच करने जाता है, शॉपकीपर उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे भी कुछ रूल्स हैं, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा और तुम लेट हो गए हो। शॉपकीपर केटली उठा के जिनियो को दे देता है और वो कहता है कि ये पहले आई थी इसलिए ये केटली इसी की है, जिससे एल्डर तो उस पर भड़क जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेइज्जती कर सको। और एल्डर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए शॉपकीपर को धमकाने लग जाते हैं, लेकिन शॉपकीपर तो अपने रूल्स पर टिका हुआ था। वो कहता है कि वैसे तुम हो कौन, और इतना कहकर अपनी एनर्जी के प्रेशर से एल्डर को घुटनों पे ले आता है। प्रेशर इतना ज्यादा था कि एल्डर के नाक से खून निकलने लग जाता है। पता लगता है कि ये शॉपकीपर एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। जानने के बाद तो एल्डर भी उनसे माफी मांगने लग जाते हैं कि मुझे
मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। शॉपकीपर तो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहते हैं कि आज के बाद मेरे काम के बीच में मत आना। एल्डर तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सू वोंग को अपने साथ खींच कर ले जाने लग जाते हैं, लेकिन सू वोंग भी एक नंबर की ढीठ लड़की थी। जिन्हों से कहते हैं कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन इस बार हमारी जिन्हों भी चुप नहीं रहती, कहती है कि तुम्हें लोगों को लूटने के अलावा और आता ही क्या है। ना जाने तुम्हें लोगों की चीजों में से क्या दिखता है जो लूटने के लिए पहुंच जाती हो, और सबसे पहले तो तुम्हें अपने दिमाग का कीड़ा निकलवा लेना चाहिए, और आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहना। एल्डर सू वोंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी चलो यहाँ से, अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहे तो मारे जाएंगे। और वो लोग वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। यहाँ जिनियो ने एल्डर को थैंक्स कहती है कि मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वो ओल्ड मैन तो उन लोगों को जानता था, इसलिए वो उन्हें एक तिलिस्मान भी देता है ताकि इन फ्यूचर वो तिलिस्मान इन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। तिलिस्मान लेने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आजियान तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। वो लोग कल की प्लानिंग कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग तभी एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कैंग उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि हम लोग कहीं और आ गए हैं। तभी फॉग के बीच में से निकलता है सू वोंग के एल्डर, जहाँ वो आते ही कहता है कि भले उस बूढ़ी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम लोगों को मार दूंगा और साथ में ये एशियन ड्रैगन केटली भी मेरी हो जाएगी। और यहाँ वान हाई इमॉर्टल सिटी में किसी को भी पता नहीं लगेगा कि ये काम किसने किया है। और वो ये कहकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर जिन्यू कहती है कि इस टूटी हुई केटली के लिए एक गोल्डन कोर एल्डर हमें मारेगा। सच में तुम्हारे सेक्ट को लूटने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। क्या तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में जरा सी भी शर्म बाकी है? एल्डर तो उल्टा जिन्यू पर ही ब्लेम करने लग जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी बहन सू वोंग हमेशा से तुम्हें अपनी बहन मानती है, लेकिन तुम हमेशा उसे परेशान करती हो। ना सिर्फ तुमने उसे जहर देने की कोशिश की, बल्कि सू फैमिली के सारे ट्रेजर चुराकर इन दो कमीनों के साथ भाग गई। इस वजह से हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट तुमसे नफरत करता है और हमेशा करता रहेगा। और उनके बदले ही मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ, क्योंकि तुमने सिर्फ सू फैमिली की ही नहीं बल्कि पूरे सेक्ट की बदनामी की है। और इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड जिन्यू की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर जियान तुरंत हरकत में आते हुए जिन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एल्डर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और उस अटैक के प्रेशर से ही जियान दूर जाकर गिरता है। जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इसे देख लूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो कैंग सामने आते हुए कहता है कि तुमने मुझे कम समझ रखा है क्या? उसके बाद बस वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था। एल्डर इस प्रेशर को संभाल नहीं पाते। वो तो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंदा भी गोल्डन कोर पर है। डर के मारे एल्डर की स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई थी। कैंग उन्हें गले से पकड़ लेता है। एल्डर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम एशियन डीप सी के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। एल्डर तो कैंग से माफी मांगने लग जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस सू वोंग की बातों में आ गया था। पर हमारे कैंग का कहना था कि अरे अभी तो तुम बहुत धमकियां दे रहे थे, अब क्या हुआ? और वो कहकर लगातार अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था और देखते ही देखते एल्डर वेनिश हो जाते हैं। रह जाता है तो बस उनका स्पिरिचुअल बैग, जिसमें से कैंग एक पिल निकाल कर जियान को दे देता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। पिल खाने के बाद उसकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है और वो पहले से बेटर फील कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर कैंग की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो खून की उल्टियां कर रहा था। इतनी ज्यादा पावर रिलीज करने की वजह से अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जिन्यू के कंधे पर सर रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसे मारा? तभी जिन्यू अपने सिस्टम की हेल्प से पता लगाती है कि कैंग को कहाँ तकलीफ हो रही है। पता लगता है कि बस उसकी हार्ट बीट तेज है, बाकी वो नाटक कर रहा है ताकि उसे जिन्यू की अटेंशन मिल सके। भाई कौन सा हस्बैंड नहीं चाहता कि उसे उसकी वाइफ की अटेंशन ना मिले। सिस्टम कहता है कि बस वो कमजोर और डरपोक होने का नाटक कर रहा है। सिस्टम ये भी बताता है कि कैंग जिन्यू की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और अब तो उसके अट्रैक्शन पॉइंट 92 से 96 हो गए हैं। और साथ में हमारे जिन्यू को मिलता है टॉप ग्रेड रिजर्वेशन पिल। अब इसके बाद उन तीनों को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ जिन्यू तो काफी ज्यादा खुश थी इतने सारे टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिलने की वजह से। वो तो कहती है कि फाइनली अब हम अपनी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तभी जियान उससे कहता है कि हमें कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले स्पिरिचुअल रूट की जरूरत होगी। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी कैंग जिन्यू का हाथ पकड़ते हुए देखने लग जाता है कि उसके पास स्पिरिचुअल रूट है भी या नहीं। कैंग के टच करते ही जिन्यू की डेंडियांस में गोल्डन लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, जो कि टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट होने का सिंबल है। लेकिन उसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर एक अजीब सा निशान है, जिसका मतलब ये है कि उसकी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को किसी ने जबरदस्ती निकाल लिया है। तभी जिन्यू को याद आता है कि सू वोंग की बॉडी में भी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उसने मेरी स्पिरिचुअल रूट चुरा ली है। ये सब सुनने के बाद कैंग जिन्यू को उकसाते हुए कहता है कि अगर तुम सीधा जाकर ये कहोगे कि सू वोंग ने तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट चुरा ली है तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। पर जिन्यू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं उससे ये चीज उगलवा ही लूंगी। जिन्यू जियान से पूछती है कि क्या दोबारा से स्पिरिचुअल रूट को बनाने का कोई तरीका है। जियान बताता है कि अपनी स्पिरिचुअल रूट को दोबारा से बनाने के लिए एक पिल का यूज होता है जो बोन्स और ब्लड को पिघला
पिघलाकर बनाई जाती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर बोन्स और मसल्स को दोबारा से बनाने में हेल्प करती है। हमें ये पिल आसानी से नहीं मिलेगी। जहाँ पर इस पिल को सेल किया जा रहा है वहाँ पर इस सिटी के काफी ज्यादा लोग आएंगे, जिससे हमारे लिए उस पिल को लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है इस पिल को लेने में हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाए। तो जिन्हों कहती है चलो ठीक है, सबसे पहले हम अपनी शॉप खोलते हैं, उसके बाद हम पैसे इकट्ठा करके उस पिल को खरीद लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हों उन दोनों को लेकर एक शॉप पर आ चुकी थी। ये वो शॉप थी जो जिन्हों खरीदने वाली थी। जियान तो शॉप को देखकर कहता है कि ये कितनी ज्यादा महंगी होगी, लेकिन जिन्हों तो काफी ज्यादा चिल थी। वो कहती है हाँ है तो तुम एक एल्केमिस्ट हो, तो जो तुम पिल्स बनाओगे वही हम सेल करेंगे। जियान जैसे अपने उस एशियंट केटली को खोलता है तो उसमें काफी सारे पिल्स थे। ये पिल्स थे टॉप ग्रेड की गैदरिंग पिल्स और अब ये लोग शुरू करने वाले थे अपना खुद का बिजनेस, जहाँ ये सेल करने वाले थे ट्रेजर पिल्स और मटेरियल्स। आधा दिन बीत चुका था लेकिन एक भी कस्टमर अभी तक इनकी शॉप पर नहीं आया था। जियान तो काफी परेशान था, लेकिन जेनियो से समझाते हुए कहती है कि अभी हमारी दुकान नहीं है तो कस्टमर बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तभी एक कस्टमर शॉप के अंदर आता है। वो जैसे ही पिल्स को चेक करने लगता है उसे पता लगता है कि 90% प्योर टॉप ग्रेड की गैदरिंग पिल है। उस बंदे ने ये चीज इतनी तेज बोली थी कि बाहर खड़े सभी लोग सुनने के बाद शॉप के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस पिल की जरूरत थी। और देखते ही देखते शॉप में कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। सबकी डिमांड थी कि उन्हें टॉप ग्रेड की गैदरिंग पिल ही चाहिए। यहाँ तक कि लोग उस पिल के लिए एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज करने को तैयार थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता और हमें सू फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ चमचे एल्डर ब्रदर गू को इन्फॉर्म करते हैं कि सू जिन्हों अभी तक मरी नहीं है और तो और उसने शिंघाई पेवेलियन नाम की एक शॉप भी खोल ली है और उसकी शॉप काफी अच्छी चल रही है और साथ ही में उसने सू वांग को भी परेशान किया है। ये सुनने के बाद गू को तो काफी गुस्सा आता है। वो तो कहता है कि इस इमॉर्टल सिटी में उसके आने की हिम्मत कैसे हुई। उसे क्या लगता है वो अपनी छोटी सी शॉप इस इमॉर्टल सिटी में कितने दिन चला सकती है। अपने गार्ड से कहता है कि इमॉर्टल सिटी में जितने भी लोग हब सेल या परचेज करते हैं उन सब से मिलो और बात करो। फिर देखते हैं वो अपनी शिंघाई पेवेलियन शॉप को कैसे चला पाएगी। यह शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई थी, लेकिन जिन्हों को ना चाहते हुए भी उनसे ये कहना पड़ता है कि आज हमारी शॉप में कोई भी पिल्स नहीं आई है, आप लोग कल जरूर आना, कुछ न कुछ हम लोग जरूर करेंगे। ब्रदर गू ने सभी हब ट्रेडर से बात की थी कि उनमें से कोई भी शिंघाई पेवेलियन को अपने पिल्स ना बेचे, जिस वजह से जिन्हों की शॉप में अब पिल्स की कमी होने लगी थी और लोगों की डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न चाहते हुए भी उसे अपनी शॉप बंद करनी पड़ती है। जियान को दिखाया जाता है वो भी परेशान बैठा हुआ था। वो कहता है कि इमॉर्टल सिटी में हमें कोई भी हब सेल करने को तैयार नहीं है, ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन जिन उसे शांत करते हुए कहती है कि हमने रात भर काम किया जिस वजह से अभी भी कुछ पिल स्टॉक में मौजूद है जो 4-5 दिन तक आराम से चल जाएंगे, तो ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। और इतना कहने के बाद वो अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। जिन्हों की ट्रेनिंग हमारा हीरो कैंग करवाने वाला था, तो वो बताता है कि आज जो ट्रेनिंग हम करेंगे उससे तुम्हारी एनर्जी डबल हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इसमें काफी ज्यादा पेन होगा। जिस पर जिन्हों कहती है कि बचपन से आज तक मैं दर्द ही सह रही हूँ, तो मुझे इन चीजों की आदत है। जिन्हों कहती है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल रूट वापस चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। तो हमारा हीरो भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो जिन्हों को सेंट्रल में फोकस करने के लिए कहता है। कैंग जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट करता है जिन्हों को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन जिन्हों खुद से कहती है लाइफ टाइम मॉर्टल रहने से अच्छा है कि मैं ये पेन सह लूं। जिन्हों को ऐसा देखकर कैंग को काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि ये बंदी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आखिर में जिन्हों के मेरिडियंस रिकवर हो जाते हैं। अभी वो दोनों शांत बैठे थे कि तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि गेट के बाहर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो सभी ग्रेड पिल मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास सारे की गैदरिंग पिल्स खत्म हो गए हैं और कोई भी बंदा हमारा ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है। अब हम लोग क्या करें? लेकिन जिन्हों के पास हमेशा सेकंड ऑप्शन तैयार रहता है। वो अपने पास से एक पिल निकाल कर एक टब में डाल देती है। वो कहती है कि अब इसे पिघलाकर हम और पिल्स बना सकते हैं और साथ ही हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे लिमिटेड कल्टीवेटर्स ही से खरीद पाएंगे, जिससे एक बार फिर से हमारी हीरोइन की शॉप खुल जाती है और शिंघाई पेवेलियन शॉप में फिर से कल्टीवेटर्स की भीड़ लगने लग जाती है। वुक्सियांग प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी एल्डर ब्रदर को खबर देती है कि शिंघाई पेवेलियन फिर से स्टार्ट हो गया है। वो स्टोन की मदद से फिर से अपने पिल्स रेडी कर रहे हैं और हमारी शॉप में जो पिल्स रखे हैं वो बिकना बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। आपने ये जो मॉर्टल सिटी में हब्स लाने की नाकाबंदी लगाई है, इससे बहुत से शॉपकीपर्स का नुकसान हो रहा है और अब हम लोग आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकते। ये सुनते ही एल्डर ब्रदर जोर से पिलर पर हिट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के ऑर्डर्स ना मानने की। एक बंदा सामने आते हुए कहता है कि अब चाहे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर भी आ जाए, लेकिन अब हम अपने ट्रेड के काम को नहीं छोड़ने वाले, और अगर तुमने हमें ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने
अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ब्रदर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए जमीन पर धंसा देते हैं। इसके बाद ब्रदर गु को दिखाया जाता है सू वोंग के साथ। वो गु से कहती है कि मुझे पता है कि हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेट काफी ज्यादा रिच है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो पिल लाओ जिससे बोन ग्रोइंग और ब्लड मेल्ट होता है। ये वही पिल है जिसकी तलाश में हमारी जिनियो ने अपनी शॉप भी ओपन की थी। यहाँ सू वोंग कहती है कि वो ग्रैंड ट्रेजर मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। वो तो फिर से अपना ड्रामा शुरू करते हुए कहती है कि मैंने जिनियो के लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने फिर भी मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना। तो ये बात सुनकर गु कहता है कि मैंने सुना है कि वो जिंदा है और साथ में उसने अपनी एक शॉप भी खोली है। यहाँ सू वोंग अच्छी बनते हुए कहती है कि अगर उसे कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं उसे जरूर दूंगी। लेकिन गु तो अलग ही एटीट्यूड में था। वो कहता है कि तुम उसकी परवाह करना छोड़ दो, मुझे वो लेडी एक आंख भी नहीं भाती। वो शॉप खोलकर मटेरियल्स इकट्ठा करके इमॉर्टल बनने का सपना देख रही है। मैं आज मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच का डिफरेंस उसे बता दूंगा। आज उस ट्रेजर की बोली लगने वाली थी, इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। अंडरग्राउंड सेल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन भी आई होती है अपने दोनों हीरोज के साथ। वो कैंग से कहती है कि अगर मुझे वो पिल मिल गई तो दोबारा से मैं अपनी स्पिरिचुअल रूट रिकार्नेट कर सकती हूँ। वो लोग जब अंदर आते हैं तो जू वोंग जिनो के पास आते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर पहले ही आ गई, अगर तुम यहाँ पर मुझसे पहले नहीं आई होती तो मैं तुम्हारी एंट्री फीस दे देती। जिनो को तो पता था कि ये नाटक कर रही है, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इस बकवास सी चीजों की जरूरत नहीं है। तभी गु आगे आते हुए कहता है कि तुम जैसी इमॉर्टल यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वान हाई इमॉर्टल सिटी का सबसे लार्जेस्ट मर्चेंट गिल्ड है। उसकी बातें सुनने के बाद जिनो से अपना टोकन दिखाते हुए कहती है कि ये टॉप टायर प्राइवेट रूम का ही टोकन है ना। देखने के बाद सू वोंग और गु दोनों ही हैरान थे कि इसके पास टॉप टायर प्राइवेट रूम का टोकन कहाँ से आया। इसके बाद वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। चीजों की बोली लगना शुरू हो चुकी थी, तो सबसे पहले मास्टर उन्हें एक स्वॉर्ड दिखाते हैं जो कि टॉप ग्रेड की जुआन मिंग स्वॉर्ड थी और इसका प्राइस था 30 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। वो तो अपनी नवाबी दिखाते हुए कहता है ये स्वॉर्ड तो मेरी कोल्ड स्वॉर्ड से बिल्कुल मैच खाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हेवनली फ्लेम सेट हमेशा सबसे आगे रहे, तो मैं इस स्वॉर्ड को 50 स्पिरिट स्टोन में खरीदता हूँ। अभी पीछे से एक और बंदा कहता है 1 लाख स्पिरिट स्टोन, जिस पर ब्रदर गु भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने हेवनली स्वॉर्ड सेट को चुनौती देने की, और ब्रदर गु उसे 2 लाख में खरीद लेता है। यहाँ प्राइवेट रूम में जिनी और जियान तो काफी मजे ले रहे थे कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। ये अपने पैसे ऐसे ही खर्च करते रहे तो पिल के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी तरह ब्रदर गु के सामने जो भी ट्रेजर आता सबसे आगे रहने के चक्कर में वो सभी ट्रेजर खरीद लेते हैं। यहाँ मास्टर ने पिल की बोली लगाना शुरू कर दी थी जिसका स्टार्टिंग प्राइस ही 1 लाख था। जिस बॉक्स में पिल रखी थी मास्टर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो काफी प्योर एनर्जी बाहर निकलती है। उस पिल को देखकर सू वोंग की तो आंखें चमक उठती है, एक्साइटमेंट के साथ खड़ी होती है और गु से कहने लग जाती है कि मुझे यही चाहिए। वो तो खड़े खड़े सपने देखने लग जाती है कि अगर ये पिल मुझे मिल गई तो मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, और वो तुरंत ही 150 लाख की बोली लगा देती है। इधर हमारा हीरो कैंग सीधा 5 लाख की बोली लगाता है जिसे देखकर गु का गुस्सा फूट पड़ा था और वो भी 550 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन की बोली लगा देता है। कैंग लगाता है 6 लाख। ब्रदर गु ने तो गुस्से के मारे अपनी स्वॉर्ड ही निकाल ली थी और वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन, ये बोन रिकार्नेटिंग ड्रैगन ब्लड पिल तुम्हारी हुई, लेकिन हाँ याद रखना इसको खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मास्टर फाइनली 6 लाख में ये ड्रैगन ब्लड पिल कैंग को मिल जाती है। पिल मिलने के बाद जिन्यू काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ जियान गु का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुमने उसका मुंह देखा, जब उसे पता लगा कि उसके कॉम्पिटिटर हम लोग हैं तो वो तो पूरा तिलमिला उठा। कैंग कहता है कि हमने सही जगह पैसे खर्च किए हैं। जिन्यू को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस खुश थी कि उसकी स्पिरिचुअल रूट दोबारा से रिकार्नेट हो सकती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हीरो हो और विलन ना हो, और ये विलन चारों तरफ से घेर लेते हैं हमारे हीरोज को, और ये विलन और कोई नहीं बल्कि ब्रदर गु थे। वो आते ही कहता है मुझे तो लगा था कि तुम लोग सिर्फ गिल्ड में आए हो, मुझे नहीं पता था कि तुम बोली लगाने आए हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा खेल वहीं पर खत्म कर देता, और तुम क्या मुझसे लड़ोगे, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। जिनियो गु को टोंट मारते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती क्या, मर्चेंट गिल्ड में तो हार गए, अब यहाँ पर भी हारने आए हो, या फिर तुम्हारी लूटने की आदत अब तक गई नहीं। गु अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एक स्लैश लगा देता है ये कहते हुए कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी जिनो तिलिस्मान निकालती है और उसे थ्रो करती है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्रदर गु दूर जाके गिरते हैं, लेकिन तब भी इस बंदे की अकड़ खत्म नहीं हुई थी। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसी चींटी मुझे चोट भी कैसे पहुंचा सकती है। वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए जिनियो पर स्वॉर्ड अटैक करने वाला था, लेकिन कैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने प्रेशर से उसे दूर जमीन पर गिरा देता है। कैंग उस पर दोबारा अटैक करने ही वाला था, लेकिन जिनियो उसे रोकते हुए कहती है कि हमें अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं। और ये बंदा पीछे बड़बड़ाता रहता है कि आज भले ही ये बंदा तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस दिन तुम अकेली मिली मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। शिंघाई पेवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनियो अपनी स्पिरिचुअल रूट रिकार्डिनेट करने के लिए बैठी थी और उसके साथ में बैठा था जियान। वो उसे समझा रहा था कि इस
प्रोसेस में उसे कितना ज्यादा दर्द होगा। अगर तुम्हारा फोकस जरा सा भी हटा तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। इधर जिनियो भी लाइक मैंने 10 साल तक बिना स्पिरिचुअल रूट के अपनी जिंदगी स्पेंड की है और काफी ज्यादा बेइज्जती भी सही है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। वो उस पिल को गटक लेती है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। तभी कैंग उसके पास उसे संभालते हुए कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम ये कर सकती हो। जब वो देखता है कि जिनियो रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो अपनी एनर्जी जिनियो में ट्रांसफर करने लग जाता है, जिससे जिनियो की हार्ट बीट फिर से स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जब वो होश में आती है तो 9 हेवंस की आइस ऑरा कंबाइंड हो चुकी थी डिवाइन लाइटनिंग में। वो कैंग से मिले आइस ऑरा और जिनियो की डिवाइन लाइटनिंग पावर दोनों मर्ज हो चुकी थी, जो देखकर जियान भी हैरान रह जाता है। जिनियो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, उसकी स्पिरिचुअल रूट दोबारा से रिकार्नेट हो चुकी थी। जियान उससे बताता है कि ना तुम्हारी सिर्फ स्पिरिचुअल रूट दोबारा रिकार्नेट हुई है, बल्कि की रिफाइनिंग स्टेज को भी पार कर चुकी हो। जिनियो तो खुश थी कि अब वो भी एक कल्टीवेटर बन चुकी है। तभी एक बंदा जिनियो के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर्स तो कमाल की हैं, मैंने पहली बार ऐसी पावर्स को देखा है। तभी कैंग जिनियो को हैंकी देते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें जो चाहिए था तुमने पा लिया। जिनियो कहती है अभी नहीं, जब तक मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह नहीं कर दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तभी पीछे खड़ा हुआ बंदा कहता है कि इसी दिन में इमॉर्टल सिटी ग्रैंड कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होने वाला है। हमारा स्टार सी पेविलियन भी इमॉर्टल सिटी में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता है, और वो मैप खोलते हुए बताता है कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिन फान ये कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जरूर जीतूंगा अपनी वाइफ जिनियो के लिए। वो बंदा तो कहता है कि मुझे भी कम मत समझना, इस मार्शल आर्ट के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन मेरी ही होगी। वो बंदा तो कहता है कि तुम हमारा इंतजार करना, लेकिन जिनियो भी लाइक किसने कहा कि मैं घर पर इंतजार करूंगी, हम लोग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को हराने जा रहे हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कोचिंग डबल स्टार टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सू वोंग अभी भी इतराते हुए कहती है कि हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ये दोनों पोजीशन को हासिल करेगा। और रही बात स्टार सी पेविलियन की, इस कंपटीशन के बाद वो भी इमॉर्टल सिटी से निकाले जाएंगे। तभी वहाँ एंट्री होती है स्टार सी पेविलियन के मेंबर्स की, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी जिनियो थी। उनको देखकर सू वोंग उन्हें टोंट मारते हुए कहती है, लो आ गए मॉर्टल्स लोग, जो कि की रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर भी नहीं है। यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टेज पर तुम लोग अपना मजाक बनवाने आए हो, या तुम लोगों को मरने से डर नहीं लगता। तभी जिनियो फॉर्म पर साइन कर देती है, जिसका मतलब ये था कि अगर फाइट के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। उसे साइन करता देख सू वोंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में तुम पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, तुमने बिना सोचे समझे इस फॉर्म पर साइन कर दिया। पर जिनियो काफी कूल अंदाज में उसे कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। पर यहाँ सू वोंग मैडम हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे मारोगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, एक मॉडल बंदी जो मुझे मारेगी। ना कहकर वो फिर से हंसने लग जाती है और वो जियान से कहती है कि एक एल्केमिस्ट यहाँ पर फाइट के लिए आया है, तुम्हारे स्टार सी पेविलियन में और कोई बचा नहीं था क्या जो उन लोगों ने तुम्हें भेज दिया, ये बच्चों का ग्राउंड नहीं है जो तुम लोग यहाँ पर मुंह उठा के आ गए हो। जिनियो से शांत कराते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो हमें कंपटीशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझसे हार ना जाओ। सू वोंग कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और वो ये क्या निकल जाती है कि तुम्हें कंपटीशन में ही बताऊंगी। कुछ देर बाद अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर अपेयर हुए थे एक हेवनली रैंक मैजिक ट्रेजर के साथ, जिसका नाम था पर्पल गोल्ड ड्रैगन फेयरनेस। तभी जियान उनके सामने आते हुए अपना फेयरनेस निकालता है। फेयरनेस निकालने के बाद वो अपनी पावर रिलीज करता है और अपनी पावर से उस फेयरनेस में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, जिससे उस फेयरनेसी की बाहरी शील्ड टूट जाती है और एक न्यू शील्ड दिखने लग जाती है। इसे देखकर खुद मास्टर भी काफी शॉक थे और वो डरते हुए कहते हैं कि ये फेयरनेस ऑफ स्ट्रेंज फायर है, जिसे लॉन्ग टाइम तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया, ये एक एशियन ट्रेजर है। मास्टर इतना कह ही रहे थे तभी उस फेयरनेस में से काफी कलरफुल एनर्जी बाहर आती है जो सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। मास्टर बताते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिससे एक टॉप ग्रेड डिवाइन पिल बन के तैयार होगी। ये प्रोसेस जैसे ही खत्म होता है उनके सामने एक गोल्डन पिल अपेयर हो गई थी, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं ये 10 परफेक्शन डिवाइन पिल है। पता लगता है कि सभी सेक्ट के अपने फेयरनेस हैं जिनसे डिवाइन पिल क्रिएट होती है। जो बंदा इस कंपटीशन में जीतेगा उसको सभी सेक्ट की फेयरनेस ही मिल जाएंगी। यहाँ जियान टोंट मारते हुए कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के फेयरनेस से कुछ खास नहीं है। ये बात सुनकर सू वोंग को तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी इस फेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी पावर्स तो कंपटीशन में ही पता लगेंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक बंदा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है वो कंपटीशन में कितनी देर तक टिक सकता है। जिनियो भी लाइक तुम बस देखती जाओ कि तुम्हारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारी आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अरीना में हमारी जिनियो के सामने खड़ा होता है एक बंदा जो उसे कह रहा था तुम जैसी बिना स्पिरिचुअल रूट वाली कल्टिवेटर मेरे सामने आकर कर क्या रही है। इस बंदे को सू वोंग ने ही भेजा था। जिनियो को खत्म करने के लिए वो बंदा कहता है कि
तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिनी उससे कहती है अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो हम फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। इतना सुनना था कि उस बंदे ने जिनियो पर स्वॉर्ड अटैक कर दिया था, जिसे हमारी जिनियो वन फिंगर से ब्लॉक कर लेती है और उसे अपनी थंडर पावर से दूर फेंक देती है। पत्थर से टकराने की वजह से वो खून की उल्टियां कर रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये बंदी इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं थी। यहाँ सु वोंग भी टोटली हैरान थी कि इस बंदे ने अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की स्पिरिचुअल पावर का यूज किया। सु वोंग के तो पसीने छूटने लग गए थे। यह मास्टर भी भड़कते हुए कहते हैं कि जिस लड़की के पास बचपन से ही स्पिरिचुअल रूट थी ही नहीं, वो स्पिरिचुअल पावर का यूज कैसे कर सकती है। पक्का इसने हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन्स का यूज किया है, वरना एक मॉडल इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। जो सुनकर सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि पक्का इसने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ट्रेजर्स का यूज किया है, न कि अपनी कल्टीवेशन का। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारी जिनियो के पास स्पिरिचुअल रूट है। यहाँ ये सब सुनकर सु वोंग तो खुश हो रही थी कि अगर तुम्हारे पास कोई वेपन है भी तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो मैजिकल वेपन तुम कितनी बार यूज करती हो। यहाँ बारी थी अब जियान और सु वोंग की। जियान एक एल्केमिस्ट है और साथ ही एक सोल्जर भी, लेकिन कल्टीवेशन लेवल में सु वोंग जियान से आगे है, इसलिए वो उसे बड़े आराम से जमीन पर गिरा देती है। सु वोंग काफी काइंडली अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ ये देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे कि सु वोंग कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ऑडियंस ये भी कह देती है कि इस मार्शल आर्ट कंपटीशन की चैंपियन तो सु वोंग ही है। जियान को हराने के बाद अब बारी थी जिनियो की। जहाँ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से सु वोंग थी, वहीं स्टार सी पेविलियन से थी हमारी जिनियो। और ये था फाइनल राउंड और इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इस सीन को मिस मत करना। जिनियो जैसी अरीना में आती है, सु वोंग उससे कहती है कि आखिरकार तुम अपने मैजिकल वेपन से फाइनल राउंड में पहुंच ही गई, लेकिन अब ये तुम्हारा मैजिक वेपन मेरे सामने काम नहीं करने वाला। अभी भी टाइम बचा हुआ है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। कम से कम एक लाश बन के जाने से तो अच्छा ही है। जिनियो कहती है कि आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ यही देखने आई हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। सु वोंग कहती है कि अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो। इसके बाद वो अपनी पावर रेज करते हुए जिनियो पर स्वॉर्ड अटैक कर देती है, जिसे जिनियो टू फिंगर से ब्लॉक कर देती है, जो देखकर सु वोंग को भी समझ आता है कि जिनियो के पास कोई मैजिकल वेपन नहीं है। जिनियो के पास सच में स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। वो ये सब जानकर शॉक हो ही रही थी। फिर जिनियो कहती है कि स्पिरिचुअल रूट तो मेरी रिकार्नेट हुई है ना, तो तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुमसे वो सारी चीजें छीन लूंगी जो कि असल में मेरी है। ये सुनकर सु वोंग को गुस्सा आ जाता है और वो जिनियो पर एक जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक करती है, जिसकी एनर्जी जिनियो के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है, जो देखकर सु वोंग काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर मेरी पावर इसके सामने काम क्यों नहीं कर रही। जिनियो अटैक करती है, जिससे वो काफी शानदार तरीके से जमीन पर गिरती है। जिनियो उसके ऊपर पैर रखते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मेरी चीजों की आदत हो गई है। लेकिन सु वोंग मैडम की अकड़ अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की एक रिफाइनिंग स्टेज की कल्टीवेटर हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मेरा पूरा सेक्ट तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिनियो तो हंसते हुए कहती है कि तुम मेरी स्पिरिचुअल रूट का यूज करके खुद को एक की रिफाइनिंग स्टेज की कल्टीवेटर बता रही हो। इसके बाद जिनियो अपनी स्पिरिचुअल रूट सु वोंग से निकाल लेती है, जिसके बाद सु वोंग का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग अब काला पड़ चुका था और सभी के सामने उसकी असलियत आ चुकी थी। वो सभी कहते हैं कि हमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से ये उम्मीद नहीं थी। जिनियो सभी को बताती है कि ये सु वोंग मेरी ही बहन है, जो कि बचपन से ही एक मॉडल पैदा हुई थी। इसके पास बचपन से ही कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। जब हमारे पेरेंट्स ने देखा कि मेरे पास एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है, तो उन्होंने मुझे कॉन्शियस करके जबरदस्ती मेरी स्पिरिचुअल रूट को निकाल कर सु वोंग में इंजर्ड कर दिया। और इसके बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम्हें जब पता लगा कि वो कितना ज्यादा क्रूल है, तुमने अपनी जगह मुझे शादी करने के लिए भेज दिया। तभी सामने आते हैं ब्रदर गू और वो कहता है कि जिनियो जो भी कह रही है सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इतना कहकर वो अपनी कोल्ड स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन को समन करते हुए जिनियो पर अटैक कर देता है। लेकिन बीच में ही कैंग आकर गू के स्पिरिचुअल बीस्ट को वेनिश कर देता है। ड्रैगन के वेनिश होते ही गू भी खून की उल्टियां करने लग जाता है और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर लेट जाता है। तभी उसके पास जिनियो आती है। वो अपना स्वॉर्ड उसके सीने में धसा देती है, जिससे उसका गोल्डन हार्ट सभी को दिखने लग जाता है। जिनियो कहती है कि ये गोल्डन हार्ट भी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने चुराया है, ये सभी के सभी चोर हैं। जो सुनकर मास्टर खड़े होते हुए कहते हैं कि पिछले 1000 साल से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पब्लिश हुआ है और तुम हमारे सेक्ट पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। तुम खुद इन दो कमीनों के साथ इधर उधर भटक रही हो, जो लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते फिर रहे हैं। आखिर तुम होती कौन हो हमारे सेक्ट पर ऐसा इल्जाम लगाने वाली। सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहाँ शंघाई पेविलियन जीत चुका था और अब सभी फारनेस स्टार सी पेविलियन के थे। जियान और जिनियो को जो ट्रेजर चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। जब जिनियो इस पिल को देखती है तो जिनियो का सिस्टम उसे बताता है कि इस पिल से आपकी स्पिरिचुअल रूट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और साथ ही में सिस्टम
बताता है कि जियान की लॉयल्टी जिनो के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रिवॉर्ड के तौर पर हमारी जिनो को एक बुक मिलती है जो कि एशियंट वज्र स्वॉर्ड ज़्यूक्सियाओ यिन थी। इसके बाद मास्टर हमारी जिनो को रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं एक टोकन। साथ ही ये अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि आज से शंघाई पेविलियन इमॉर्टल सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जीतने की खुशी में जियान इमॉर्टल सिटी के सभी लोगों को खाने पर बुला लेता है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इमॉर्टल सिटी के सभी लोग शंघाई पेविलियन में मौजूद थे। एक बंदा जिनो के पास आते हुए कहता है कि आज तक पूरे इमॉर्टल सिटी में ऐसी पार्टी किसी ने नहीं रखी। जिनो कैंग के पास आकर कहती है जो बंदा मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट करता रहा आज वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। सब लोग पार्टी में है लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो। पार्टी में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैंग बिना कुछ कहे उसे एक हेयर पिन निकाल कर दिखाता है। वो बताता है कि डीप सी के एरो से बनी हुई है। कैंग जिनो के बालों में वो हेयर पिन लगा देता है। जिनो ये देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कैंग जिनो को किस करने ही वाला था तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और ऐसे ही होता है। लेक में से एक बंदा बाहर निकलता है और ये होता है डीप सी किंगडम का सेकंड प्रिंस। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। जिनो तो उसे देखकर हैरान थी कि क्या सेकंड प्रिंस। कैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंग सेकंड प्रिंस से कहता है कि तुम डीप सी में वापस चले जाओ और किंग को कह देना कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और जिस लड़की से मेरी शादी की बात की है उससे भी कह देना कि मुझसे शादी करने की उम्मीद वो छोड़ दे। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि क्या आपको ये चीज सही लगती है। सी एरिया में से निकलकर लैंड एरिया पर आ जाना ही काफी नहीं है कि चले जाने के बाद से ही डीप सी किंग पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जिन्हें उस पर हंसते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक प्रे प्रिंस हो जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन तुम तो एक भागे हुए प्रिंस हो। यहाँ जिनो कैंग की टांग खींच रही थी लेकिन ये सुनकर सेकंड प्रिंस भड़कते हुए कहते हैं कि तुम फर्स्ट प्रिंस से कैसे बात कर रही हो। सेकंड प्रिंस बताते हैं कि कैंग के चले जाने के बाद सी किंग वैली पर कब्जा कर लिया गया है और मिस क्वीन को भी मेरे बड़े भाई यानी फर्स्ट प्रिंस ने बंदी बना लिया है। बेसिकली ये बंदा ड्रैगन कैटेगरी से बिलोंग करता है और कैंग मरमेड कैटेगरी से। कैंग सेकंड प्रिंस से कहता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है। मरमेड्स ने हमेशा ड्रैगन का हर मुसीबत में साथ दिया है और तुमने क्या किया, मेरी मदर को ही तुम लोगों ने बंदी बना लिया। स्पीशीज के रूल्स के खिलाफ है। जिस पर सेकंड प्रिंस कहते हैं कि तुमने भी तो रूल्स तोड़े हैं। किसी भी क्रिएचर का ज्यादा दिन तक लैंड एरिया पर रहना भी तो रूल्स को तोड़ना ही है। और ये कहते हुए वो बंदा अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था जो सुनकर हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए सेकंड प्रिंस पर अटैक कर देता है। इधर सेकंड प्रिंस ने भी कैंग पर अटैक कर दिया था। दोनों के स्पेयर आपस में टकराते हैं जिससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और सेकंड प्रिंस उसी लेक में गिरते हैं जहाँ से वो निकले थे। यहाँ कैंग जिनो को समझाता है कि सी में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं जिस वजह से उसे अब सी में वापस लौटना होगा और मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अकेले ही अपने किंगडम वापस जाऊंगा। लेकिन जिनो उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने पहले तो कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो अब तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे। मैं अकेले तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। लेकिन कैंग उसे समझाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है और मैं तुम्हें अपनी वजह से प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता। तभी जिनो का सिस्टम उसे बताता है कि कैंग की लॉयल्टी 100% हो चुकी है, जिस वजह से रिवॉर्ड के तौर पर जिनो को मिलता है टॉप ग्रेड अजूर वाटर। इसके बाद जिनो कैंग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जाने से पहले हमें एक बार जियान को गुड बाय कह देना चाहिए। लेकिन कैंग कहता है कि अगर उसने ये चीज सुनी तो वो भी हमारे साथ जाने की जिद कर सकता है। यहाँ पे शंघाई पेविलियन को संभालने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कैंग तैयार नहीं होता जिनो को अपने साथ ले जाने के लिए। वो कहता है किसी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिससे अच्छे अच्छे कल्टीवेटर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनते ही जिनो से अपना अजूरे वाटर निकालते हुए कहती है ये हमारी मदद कर सकता है, जिसे देखने के बाद कैंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों डीप सी में पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचने के बाद जिनो कैंग से कहती है कि डीप सी का पूरा दबाव ओशन पेविलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर तुम ऐसे उनके सामने गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। इसलिए जिनो कैंग का होलिया ही चेंज कर देती है। वो उसे काले कपड़े से ढक देती है और ऐसा करते हुए वो उसके काफी ज्यादा करीब आ गई थी। कैंग जब उसे टोकता है तो वो उस पर ही भड़कने लग जाती है कि एक तो मैं तुम्हारा होलिया चेंज कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुम्हारे करीब आ गई। इसके बाद जब वो मेंशन के बाहर होते हैं तो कुछ गार्ड्स आके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि किंग की मर्जी के बिना उनसे कोई नहीं मिल सकता। कैंग को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिनो उसे रोकते हुए गार्ड से कहती है कि हम लोग वान हाई इमॉर्टल सिटी के स्टार सी पेविलियन के ट्रेडर्स हैं और हम लोग यहाँ पर किंग को पिल ही बेचने आए हैं। ये पिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गार्ड जब उस पिल को चेक करती है तो उसे उस पिल में कोई भी दिक्कत नहीं दिखती, इसीलिए वो उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। वो लोग जा ही रहे थे तभी दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि जिस लेडी से फर्स्ट प्रिंस की शादी होने वाली थी वो लेडी अब अपने लिए सेकंड हस्बैंड की तलाश में है। यहाँ जिनो कैंग की टांग खींचते हुए कहती है कि लगता है कि तुम्हारी फियांसे काफी ज्यादा कूल है, तभी तो तुम्हारे ना आने पर वो दूसरा बंदा ढूंढ रही है। यहाँ हारून को दिखाया जाता है जो कि कैंग की फियांसे है।
ली काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि इस डीप सी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे लायक है, तुम सब के सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कैंग जिनियो से कहता है कि ये मुझसे शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि इसे बस आराम की जिंदगी और पावर्स चाहिए। यहाँ जिनियो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैंग से ही शादी क्यों करना चाहती है। अगर ये चाहे तो किसी भी पावरफुल मरमेड से शादी कर सकती है, तो सिर्फ इसे कैंग से ही शादी क्यों करनी है। कैंग उसे बताता है कि इस डीप सी में बेसिकली 3 कैटेगरीज मौजूद हैं, मरमेड, रॉयल फैमिली, दूसरा रिच बियो क्लैन और तीसरा ब्रेव और स्किल्ड मरमेड। और मेरा क्लैन यानी कि मरमेड रॉयल फैमिली पूरे डीप सी में 40% से ज्यादा सोल्जर्स पे कंट्रोल करता है। और मेरा यंगेस्ट ब्रदर जो कि इससे शादी करने के लिए बेताब है, लेकिन ये उसे घास भी नहीं डालती और यही वजह है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। यहाँ हारून के पास कैंग का यंगेस्ट ब्रदर आते हुए कहता है कि तुम उस कैंग के पीछे मत पड़ो, मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। हारून तो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिनियो के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, कैंग को लेकर वो हारून के पास पहुँच जाती है। लेकिन सीन यहाँ से शिफ्ट होता है सीक्रेट चैम्बर पर, जहाँ पर यंगेस्ट ब्रदर काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो अपने हाथ में रखा क्रिस्टल तोड़ते हुए कहते हैं कि आखिर वो खुद को समझती क्या है, अगर वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है तो मैं भी रॉयल फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ। वो एक बंदी से कहता है हारून का काम खत्म कर दो, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि उसे मैंने मरवाया है। और हाँ, जब तुम उसे मारो तो ये याद रखना कि उसके मरने वाली जगह पे देखकर ऐसा लगना चाहिए कि उसे एल्डर ब्रदर कैंग ने मारा है। सीनिया से शिफ्ट होता है कैंग के पास, जहाँ तो वो छोटे बच्चे की तरह जाने से मना कर रहा था कि अगर कहीं उसने मुझे पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जिनियो से समझाते हुए कहती है कि यंगेस्ट ब्रदर ने अपनी खुद की माँ को जेल में कैद कर लिया है और हमारे पास उनको बचाने के लिए एक भी सोल्जर नहीं है, आखिर हम उन्हें बचाएंगे कैसे। ये सुनकर कैंग जिनियो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों हारून की बातें छुप के सुनने लग जाते हैं। हारून के पास कुछ गार्ड्स आते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारी मौत पक्की है और ये सिर्फ हो रहा है प्रिंस कैंग की वजह से, उन्होंने ही हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। लेकिन तभी बीच में हमारी जिनियो आकर उनके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। वो सभी को दूर करते हुए हारून को बचा लेती है। हारून जैसे ही जिनियो को देखती है उसे इंस्टेंट गर्ल क्रश हो जाता है, वो तो उसे देखती रह जाती है। तभी कैंग के बाकी गार्ड्स को मार देता है। फाइट के दौरान उसका ब्लैक क्लॉथ उसके सर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से हारून उसे पहचान लेती है। वो तो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम तो चले गए थे, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। लेकिन हारून को तो कैंग से मतलब ही नहीं था। वो जिनियो के पास आते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। लेकिन जिनियो से कहती है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, पहले हमें बात करने के लिए कोई सेफ जगह देख लेनी चाहिए। हारून तो उसके पास आते हुए कहती है कि हाँ, मेरे मेंशन चलते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और इतना कहकर वो जिनियो को अपने साथ लेके चली जाती है। हारून के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जिनियो से कह रही थी कि अच्छा तो आप ही हैं स्टार सी पवेलियन की ओनर, तुम वही हो ना जो अपनी शादी से भाग गई थी। ये सुनकर तो कैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिनियो को पीछे करते हुए हारून से कहता है कि तुम्हें मरना है क्या जो तुम ऐसे लफ्ज यूज कर रही हो, तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हारा मेंशन पूरा तबाह कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी हारून रुकती नहीं है। वो कहती है कि एक तो तुम भाग गई, ऊपर से इस मरे हुए इंसान कैंग के साथ हो, मैं ऐसे लोगों को जरा भी पसंद नहीं करती। लेकिन जिनियो बात संभालते हुए कहती है मजाक बंद करो, और वो उन दोनों से कहती है जरा सोचो, वो लोग जो हारून को मारने आए थे उन्होंने कहा था कि उनको कैंग ने भेजा है, लेकिन कैंग तो मेरे साथ है। इसका मतलब ये है कि सेकंड प्रिंस ही ये सब कर रहा है। उसने ही हारून को मारने के लिए अपने बंदे भेजे थे और साथ में ही वो कैंग को फंसाना चाहता है। और अगर कैंग का नाम इन सारी चीजों में आया तो वो कभी भी एक किंग नहीं बन पाएगा। और ये बात सेकंड प्रिंस अच्छे से जानता है, इसलिए वो कैंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये सुनकर हारून को तो काफी गुस्सा आता है। वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे जमीन में दरारें आ जाती हैं। वो तो कहती है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक तो वो मेरे पीछे इतने सालों से पड़ा है और अब उसने कैंग पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं उसके मेंशन पर हमला करने जा रही हूँ। लेकिन जिनियो से रोकते हुए कहती है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है उनके मेंशन पर हमला करने के लिए, हमें पहले क्वीन से मिलकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन कैंग कहता है कि कैद हुए लोगों की सेफ्टी काफी ज्यादा है, अगर हमने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और सेकंड प्रिंस हम पर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन हारून कहती है कि मेरे होते हुए जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत है, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कैदी मौजूद थे, वहाँ पर खड़ा गार्ड उनको रोकते हुए कहता है कि सेकंड प्रिंस ने ऑर्डर दिया है कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। लेकिन जिनियो से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट प्रिंस की होने वाली क्वीन को किसी भी चीज के लिए मना करने की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। वो बंदा तो डर कर उन लोगों को अंदर जाने देता है। वो लोग जैसे अंदर जाते हैं वो लोग क्वीन को बंधा हुआ पाते हैं। कैंग तो इमोशनल होकर तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड से उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है वो खुद ही दूर जाके गिर जाता है। क्वीन बताती है कि ये कोई नॉर्मल चेन नहीं है, ये एक एशियन स्पिरिट ईटिंग अरे है। जिस इंसान ने इस चेन को बांधा
बांधा है, उसकी मर्जी के बिना इसे कोई भी नहीं खोल सकता। कैंग तो गुस्से में कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है, और उसके पास पहले तो इतनी पावर नहीं थी, लेकिन अब कहां से आ गई। क्वीन कैंग को बताती है कि उसने सीक्रेटली व्हाइट जेड क्लैन की मदद ली है, और साथ ही एम्परर पैलेस के आधे से ज्यादा एल्डर्स को अपनी तरफ कर लिया है, जिस वजह से कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, और उसने ऑर्डर जारी किया है कि नेक्स्ट किंग वही बनेगा। तो जिन्यू क्वीन से पूछती है तो आखिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं। क्वीन बताती है कि अब उसको हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एंसेस्टर ड्रैगन सीक्रेट रियलम। वहाँ पर मौजूद आर्किटेक्ट इस पूरे डीप सी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो इस पूरे डीप सी को प्रोटेक्ट करता है, और ये सभी स्पीशीज पर काम करती है। जिस इंसान के पास वो आर्किटेक्ट मौजूद होगा वो इस पूरे डीप सी में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सुनने के बाद कैंग वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाता है। वो इन जिन्यों को नोटिस करती है। वो इनके पूछने पर कैंग बताता है कि ये बस मेरी दोस्त है, लेकिन जब हमारा कैंग झूठ बोलता है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, और इससे क्वीन को भी पता लग गया था कि कैंग झूठ बोल रहा है। फिर वो खुद ही बता देता है कि ये मेरी वाइफ है और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है। क्वीन तो ये सुनकर काफी खुश होती है। जिन्हों उनके पास जाते हुए कहती है कि मैं शंघाई पेविलियन की ओनर हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस डीप सी की जर्नी में मैं कैंग के साथ रहूंगी। क्वीन भी उन दोनों को ऑल द बेस्ट कहती है। अभी हारून कहती है कि एंसेस्टर ड्रैगन सीक्रेट रियलम खतरों से भरा हुआ है, और साथ ही डीप सी के क्रिएचर ड्रैगन रियलम को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद उन तीनों को ड्रैगन सीक्रेट रियलम में दिखाया जाता है, जहाँ एक शार्क क्रिएचर उन तीनों के पीछे पड़ गई थी। यहाँ कैंग तो पैनिक करने लग जाता है, लेकिन जिन्यू शांत थी। उसके बाद वो अपने थंडर अटैक से उन सभी शार्क को ढेर कर देती है, जो देखकर हारून फिर से उससे चिपट जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी थंडर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है, मैं तो सच में काफी ज्यादा डर गई थी, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना। और वो ये कहते हुए एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। लेकिन हारून को जिन्यू से ऐसे चिपके हुए देखकर कैंग को काफी गुस्सा आ रहा था। कैंग जिन्यू को हारून से दूर करते हुए कहता है ये चापलूसी करना बंद कर दो, जिन्यू को ये सारी चीजें पसंद नहीं जो तुम कर रही हो, वो सिर्फ मुझे जानती है और किसी को भी नहीं, तो जिन्यू को परेशान करना बंद कर दो। इसके बाद हारून की नजर उसी आर्किटेक्ट पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद हारून कहती है इस डीप सी के एक से ज्यादा क्रिएचर ने इस ट्रेजर को जबरदस्ती पाने की कोशिश की है, जिसके बाद उनकी जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची। ये सुनकर कैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अपने किंगडम और अपनी मॉम के लिए मुझे करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपने ब्लड ड्रॉप से एनर्जी रिलीज करते हुए उस ट्रेजर पर हिट कर देता है। यहाँ हारून को होने वाले खतरे का सेंस हो गया था, इसलिए वो कैंग से कहती है कि वहाँ से दूर हटो, लेकिन जब तक कैंग उसकी बात सुन पाता तभी अचानक उस पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है, और कैंग इस अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। कैंग को जैसे ही अटैक हिट होता है वो दूर जाके गिरता है। वो ड्रैगन उस पर दोबारा अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जिन्यू अपनी थंडर पावर रिलीज करती है, जिससे ड्रैगन के मर जाने के बाद जिन्यू अपनी पावर उस ट्रेजर पर हिट करने लग जाती है। और जब कैंग उसे ये सब करता हुआ देखता है तो वो उसे मना करता है कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो सकती है। और कैंग उसे आकर गले लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं रह पाऊंगा, और अगर मरना ही है तो दोनों साथ में मरते हैं। लेकिन जिन्यू भी लाइक मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। इसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज करती है, जिसके प्रेशर से वो आर्किटेक्ट हवा में उछल जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी क्रिएचर को पता लग जाता है कि किसी ने फिर से आर्किटेक्ट को छूने की कोशिश की है। इधर जिन्यू भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जो देखकर हारून उसके पास आते हुए कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना। वहाँ अचानक एक लेडी आते हुए कहती है कि ओ प्रिंस यहाँ क्या कर रही है, तो भाग गए थे ना। वो ट्रेजर के चक्कर में ज्यादा बकवास ना करते हुए अपने सोल्जर से उन पर अटैक करने के लिए कह देती है, जो सुनकर जिन्यू भी लाइक, लेकिन जिन्यू भी लाइक हिम्मत है तो छू के दिखा। और इतना कहने के बाद वो अपनी थंडर एनर्जी रिलीज करती है। वो अपने आइस बाउंड 1000 माइल्स का यूज करते हुए सभी को जमा देती है, जो देखकर अब इस बंदी की हालत खराब होने लगी थी। वो तो पूरी तरह शॉक थी कि अभी भी इस बंदी ने आइस बाउंड 1000 माइल्स के गोल्ड कोर लेवल का अटैक परफॉर्म किया। वो तो घुटने के बल आके जिन्यू से माफी मांगने लग जाती है। वो तो कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे माफ कर दो। जिन्यू तो कहती है कि मैं तुम्हें वापस जाने दूं ताकि तुम फर्स्ट प्रिंस को जाके इन्फॉर्म कर सको। मैं एक ट्रेडर होने की नाते प्रॉब्लम्स को जड़ से ही खत्म कर देती हूँ। ये बंदी जब देखती है कि स्किन उसके काम नहीं कर रहे तो ये अब हमारी जिन्यू को धमकी देने लग जाती है कि अगर फर्स्ट प्रिंस को पता लगा कि तुमने मुझे मारा है तो तुम कभी भी डीप सी से बाहर नहीं निकल पाओगी। लेकिन जिन्यू ज्यादा देर तक कहाँ बकवास सुनने वाली थी, वो उस पर अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देती है। जिसके बाद वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ हारून जिन्यू की काफी ज्यादा देखभाल कर रही थी। वो तो उससे कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, तुम नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तभी कैंग उसको जिन्यू से दूर हटाता है और खुद जिन्यू के साथ बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था, मेरे सीने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन हारून उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं हो जो इतना कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। और इतना कहकर वो कैंग को एक लात मार देती है। इसके बाद तो उन दोनों की बहस ही शुरू हो जाती है कि जिन्यू किसके पास रहेगी। वो दोनों लड़े
ही जा रहे थे जिससे एग्जॉस्ट होकर जिन्हें उन दोनों को खुद से दूर हटा देती है, ये कहते हुए कि ये कोई टाइम है झगड़ने का, वो भी इतनी छोटी सी चीज पर। और जब हमें वो शेल मिल चुकी है तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आके हम पे अटैक करे। जिस बात पर कैंग भी राजी हो जाता है कि हाँ जिनियो सही कह रही है, हमें सेरेमनी से पहले क्वीन को आजाद करवाना होगा। ये सेरेमनी थी सेकंड प्रिंस के किंग बनने की, जहाँ वो ऑफिशियली डीप सी किंगडम का किंग बन जाएगा। ये सुनकर हारून बताती है कि ये सेरेमनी तो कल ही है और आज हमारा वहाँ जाना सही नहीं है क्योंकि आज सिक्योरिटी काफी ज्यादा होगी। मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा एल्डर्स के साथ खड़े होते हैं। सेकंड प्रिंस तो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रखे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज के बाद से मैं यहाँ का किंग बन जाऊंगा। तभी एक एल्डर सामने आते हुए नील डाउन करते हैं, लेकिन तभी अचानक गेट तोड़कर हमारी जिनियो इस सेरेमनी में एंटर कर जाती है, जहाँ वो आते ही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पे बैठने की, तुम इस लायक नहीं हो। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है कि क्वीन काफी ज्यादा बीमार है और हमारे फर्स्ट प्रिंस यहाँ से भाग चुके हैं, तो इन सब के बाद सबसे बड़ा होने के नाते मैं इस गद्दी पे बैठने लायक हूँ और तुम होती कौन हो ये बोलने वाली कि मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूँ। जिस पर जिनियो कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि क्वीन बीमार है, तुम एल्डर्स को ये क्यों नहीं बताते कि तुमने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। तभी हारून सामने आते हुए कहती है कि इसने जबरदस्ती क्वीन को कैद करके रखा है और साथ ही इसने मुझे मारने के लिए अपने गार्ड्स भी भेजे थे ताकि ये मुझे मार के मेरी आर्मी पर कब्जा कर सके। जो सुनकर सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब अपनी सच्चाई सुनने के बाद सेकंड प्रिंस शांत तो नहीं रहने वाले थे। वो गार्ड से कहता है कि इन दोनों को कैद कर लो, लेकिन जिनियो भी लाइक अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। इतना कहते हुए वही ट्रेजर सबके सामने अपेयर कर देती है, जो देखने के बाद अब सभी एल्डर जिनियो को सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सेकंड प्रिंस कहते हैं कि ये सेल नकली है, ये लड़की बस हम लोगों को कंफ्यूज कर रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी कैंग अपनी मदर को लेकर सभी के सामने आ जाता है, जहाँ क्वीन सभी को बताती है कि इसने मुझे टॉक्सिक मेडिसिन देकर कॉन्शियस कर दिया, इसके बाद इसने मुझे कैद कर लिया। लेकिन सेकंड प्रिंस के चेहरे पर जरा सी भी शिकंज नहीं थी। वो तो उल्टा कहता है कि जीतने वाला ही किंग बनता है, ना कि हारने वाला। और वैसे भी आप काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, आप कब तक ही इस किंगडम को चला पाएंगी, बेहतर यही होगा कि आप अपने मरने का इंतजार कीजिए। तभी एक एल्डर अपना स्पेयर जमीन में धंसाते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसे गद्दी पर बैठने का कोई भी हक नहीं है। ये बंदा तो अपनी आर्मी को बुलाकर एल्डर को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब ये सब देख के हमारी हीरोइन चुप थोड़ी रहने वाली थी। हारून अपने पास से एक शंख निकालती है, जिसको बचाते ही उसके गार्ड्स वहाँ पर आ गए थे और वो सारे गार्ड्स सेकंड प्रिंस के गार्ड्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये बंदा डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है मैं तो डर गया। इसके बाद हंसते हुए अपने पास से मोस्ट डेंजरस सीक्रेट ट्रेजर निकालता है, जो कि बे डीमन सेक्ट का था, जिसे देखने के बाद एल्डर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमीन पर रहने वाले डीमंस के साथ हमें धोखा देने की। पर इस बंदे को तो जरा भी अफसोस नहीं था। ये कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने अपनी सोल डीमन सेक्ट को बेच दी। इसके बाद वो ट्रेजर को यूज करते हुए अपनी डीमंस पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक ब्लड डीमन अपेयर हो गया था और उसके ऑरा से ही हेरून के सोल्जर अपने आप ही एक स्केलेटन में बदल जाते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हेरून के सोल्जर मेंशन से बाहर चले जाते हैं। यहाँ क्वीन बताती है कि कोई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करेगा, ये ब्लड डीमन स्पेशली सी क्रिएचर्स के लिए ही बनाई गई है। अगर हम सी में अपनी पावर्स को यूज करते हैं तो ये ब्लड डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ ये बंदा तो कहता है बिल्कुल सही कहा, अब मैं देखता हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तुम सब के सब यही मारे जाओगे। ये ब्लड डीमन क्वीन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी कैंग शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है, जिस पर ये बंदा तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी कम पावर होने के बावजूद भी मुझसे लड़ सकते हो? कैंग तुम सी से काफी ज्यादा दिन तक दूर रहे हो, इसलिए लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन में दिक्कत हो रही है। जिस पर कैंग कहता है अपनी बकवास बंद रखो, अगर आज मैं मर भी गया तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद इस बंदे ने शील्ड की तरफ काफी सारे स्पेयर थ्रो कर दिए थे, जिससे अब शील्ड भी काफी कमजोर हो चुकी थी। लेकिन कैंग अभी भी शील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिस पर जिनियो से बताती है कि अगर इस स्पेयर का जरा सा भी ऑरा तुम्हें टच होता है तो तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिसअपेयर हो जाएगी। जिसके बाद वो अपनी थंडर एनर्जी रिलीज करती है, जिससे इस बंदे के स्पेयर कमजोर पड़ गए थे। जिनियो पूछती है कि इस पूरे ऑरा को खत्म करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती। लेकिन इधर हारून को गुस्सा आ गया था। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर को तकलीफ देने की। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उसी ऑरा पर अटैक कर देती है, लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड ऑरा के अंदर जाती है फिर उनकी कल्टीवेशन खत्म होने लग जाती है। जिस पर ये बंदा तो कहता है तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या है? ये ब्लड डीमन अरे तुम जैसे कमजोर लोगों को मारने के लिए ही बनी है। इसके बाद हीरोइन अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन कैंग उसे संभाल लेता है। ये बंदा कहता है इस ऑरा के कांटेक्ट में आते तुम सभी
के सभी मारे जाओगे। लेकिन तभी क्वीन कहती है कि तुमने एक किंगडम के लिए अपनी सोल एक डीमन सेक्ट को बेच दी। इसके बाद क्वीन अपनी एनर्जी से एक शील्ड क्रिएट करती है जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। वो कहती है कि मैं अपनी सारी एनर्जी से इसका खेल यहीं खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी कैंग कहता है कि आप अकेले क्यों जाएंगी, मैं आपको एक बार अकेले छोड़ चुका हूँ लेकिन अब नहीं। जो सुनने के बाद हेरून और जिनियो भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इस ब्लड डीमन को वाटर से ही सारी पावर्स मिल रही थी। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, फायर। ये बंदा उन लोगों पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी मेंशन पर क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर कैंग भी काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन कर रहा है। इधर ये बंदा भी कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, ब्लड डीमन यहाँ पर किसी मक्खी को भी अंदर नहीं आने देता, तो आखिर ये कौन है। जैसे ही वो छत टूटती है सभी के सामने एक फार्नेस अपीयर हो गया था। हारून तो ये देख के शौक थी कि सी के प्रेशर के बावजूद भी इस फार्नेस में अभी भी फायर मौजूद है और ये फायर और किसी का नहीं बल्कि जियान का था। वो तो आते ही जिनियो के लिए अपना गुस्सा दिखाने लग जाता है कि तुम लोग मुझे बिना बताए आ गए, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन ये सब देखकर सेकंड प्रिंस को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये नमूना कहाँ से आ गया, आखिर ये है कौन। ये कहते ही वो जियान पर अटैक कर देता है। जियान भी लाइक ग्रैंडफादर लिन आप कौन है, मैं तो आपको ढंग से जानता भी नहीं, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक ओल्ड मैन कैसा होता है। और इतना कहते ही उसने अपने सामने एक फायर शील्ड क्रिएट कर ली थी। जैसे ही लिन का अटैक जियान की शील्ड पर लगता है एक काफी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, जो देखकर खुद लिन भी काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर ये शील्ड इतनी टॉक्सिक कैसे है, वो भी डीप सी के वाटर में। अब हेरून, जियान, जिन और कैंग ने चारों ने मिलकर एक स्पिरिचुअल बर्ड को समन करते हुए लिन पर अटैक कर दिया था, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। जिन तो फिर भी लिन को एक लास्ट मौका देती है कि अगर वो चाहे तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सब कुछ सही कर सकता है। लेकिन लिन की अकड़ गई नहीं थी। ये कहता है कि हार मानने से अच्छा है कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूं। और इतना कहने के बाद अपने सीने में से फिर से ब्लड डीमन को बाहर निकालता है। इससे निपटने के लिए जियान अपने फार्नेस में से काफी सारे बॉक्सेस को बाहर निकालता है जिसमें टॉक्सिक पिल मौजूद थी। जिनियो के पूछने पर कि उसने इसे कब तैयार किया, जियान बताता है कि मैं हर सिचुएशन से निपटने के लिए रात भर जग कर मेहनत करता हूँ। मैं उन लोगों से काफी ज्यादा बेहतर हूँ जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। बेसिकली वो कैंग को टोंट मार रहा था। ये चीज सुनकर जिनियो ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बकवास बंद करो। इसके बाद जियान सारी पिल्स उस फार्नेस में ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ एक टॉक्सिक गैस फैल गई थी, जो ऑफ कोर्स लिन के लिए प्रॉब्लम की बात थी। इसके बाद लिन और जिनियो दोनों ही अपने ड्रैगन को समन करते हैं और वो ड्रैगन अटैक करते हैं सीधा लिन के सीने पर, जिससे लिन की वही मौत हो जाती है। और लिन की मौत होते ही वहाँ से सारी डेमोनिक एनर्जी गायब हो गई थी। इसके बाद क्वीन के ऑर्डर पर लिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब सभी एल्डर क्वीन के सपोर्ट में थे। सभी उनके सामने नील डाउन कर लेते हैं। ये सब खत्म होने के बाद क्वीन कैंग और उसके साथियों को अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो कैंग से कहती है कि अब मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही अगले किंग बनोगे। जो चीज सुनकर कैंग काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर मैं नेक्स्ट किंग कैसे बन सकता हूँ। क्वीन तो कहती है कि मेरी एज हो चुकी है और अब बारी है कि तुम इस किंगडम को संभालो। कैंग तो काफी ज्यादा मना करता है, लेकिन हेरून कैंग को समझाती है कि तुम्हें जल्द हाँ बोल देनी चाहिए, जिससे जिनियो नेक्स्ट क्वीन बन सकेगी। कैंग जिनियो को अपने पास खींचते हुए कहता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं जिंदगी भर शंघाई पेविलियन के लिए ही काम करूंगा। जिनियो भी उसे काफी ज्यादा समझाती है कि उसे हाँ बोल देनी चाहिए, लेकिन कैंग अपनी बात पे टिका हुआ था। अब ये तीनों डीप सी में से निकलने वाले थे, तभी हेरून कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई पेविलियन जाऊंगी। लेकिन कैंग और जियान दोनों उसे मना करते हुए कहते हैं कि डीप सी में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, न कि शंघाई पेविलियन को। यहाँ हेरून ने तो जिनियो को देने के लिए काफी सारे हीरे मोती तैयार कर लिए थे। अब ये लोग शंघाई पेविलियन वापस आ चुके थे, जहाँ जिनियो देखती है कि उनकी शॉप के साइन बोर्ड पर हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन लगे हुए थे। तभी जियान उसे बताता है कि उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद उसने न केवल अपनी शॉप को ग्रो किया बल्कि रात भर जगकर 3000 से ज्यादा हाई ग्रेड पिल भी बनाई। जो सुनकर हेरून को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये बंदा कैंग को ऐसे टोंट कैसे मार सकता है। इसलिए वो अपने साथ लाए हुए खजाने को ओपन करते हुए कहती है कि ये है असली खजाना, न कि तुम्हारे 3000 हाई ग्रेड पिल। हेरून जिनियो से कहती है कि ये सब तुम्हारा है। जिनियो भी लाइक वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी को बुलवाकर सबसे पहले सामान अंदर रखवाओ। तभी वहाँ पर मौजूद इमॉर्टल सिटी के लोग हेरून के लाए हुए ट्रेजर को काफी हैरानी से देख रहे थे। एक बंदा तो कहता है कि ये तो वही एशियंट आइस सोल पर्ल है, जो कि काफी टाइम पहले ही इस पूरी अर्थ से गायब हो गया था। इस ट्रेजर के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। शंघाई पेविलियन में इतने सारे ट्रेजर देखकर इमॉर्टल सिटी के सभी लोग इस शॉप में आ गए थे। ये सारे ट्रेजर आए थे ड्रैगन पैलेस से। जिनियो उन्हें शांत करवाते हुए कहती है शंघाई पेविलियन में काफी ज्यादा ट्रेजर है, तो आप लोगों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। रात में जब जिनियो आज के सेल्स के पैसे जोड़ती है तो उसे पता लगता है कि उसके पास इतने हाई ग्रेड स्पिरिट
स्टोन मौजूद है जिससे वो 10 साल तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। वो तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर गेट तोड़ते हुए वान बाओ पेविलियन के मैनेजर आ जाते हैं। जिनियो के पूछने पर कि आधी रात को सोने की बजाय वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैनेजर बताता है कि तुम तो एक आम इंसान हो, तो तुम्हारे पास डीप सी के इतने रेयर ट्रेजर कहाँ से आए? पक्का तुमने चुराए हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो ये सारे ट्रेजर मुझे दे दो। लेकिन ये सुनकर जिनियो तो हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर जियान और कैंग भी आ जाते हैं। ये मैनेजर तो बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन डीप सी के रॉयल फैमिली के मेंबर से मेरी काफी ज्यादा अच्छी पहचान है और मौत तुम लोगों के सामने, उसके बावजूद भी तुम लोग हंस रहे हो। इतना कहने के बाद वो अपने गार्ड्स को इस शॉप को तोड़ने के लिए कह देता है, लेकिन कैंग अपने प्रेशर से सभी को वहाँ जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इस बंदे की एकड़ अभी भी नहीं गई थी। ये तो कहता है कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है कि आखिर इस शॉप में ये शोर कैसा है। मैनेजर उसको देखकर उसके पैरों में गिरते हुए कहता है कि यही वो लोग हैं जिनके पास डीप सी के ट्रेजर्स मौजूद हैं। इस बंदे की नजर जैसे ही कैंग और जियान पर पड़ती है, ये तो खुद उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिनियो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि ये तो उसी लिन का चमचा है और अभी अभी तुम्हारे अंडर इस आने वाले बंदे ने कहा कि ये हमें मार देगा, लेकिन ये चमचा तो मैनेजर को ही थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इसके अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है मैं उसके बदले आपको पे कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं और भी पेविलियंस को आपकी शॉप में मर्ज करवा सकता हूँ। जिनियो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, आप यहाँ से निकल जाओ अपने इन घटिया आदमियों को लेकर। यहाँ से चले जाने के बाद जिनियो हिसाब लगाने लग जाती है कि अगर इसी तरह से हमारी बिक्री होती रही तो एक ही महीने में पूरी इमॉर्टल सिटी में हमारा शंघाई पेविलियन ही होगा जो सबसे ज्यादा रिच होगा और कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान ये देखकर परेशान था कि पूरे महीने सिर्फ सी ट्रेजर्स की ही बिक्री हुई थी, न कि उसके बनाए हुए पिल्स की। ये रिपोर्ट्स जब जिनियो देखती है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पूरे महीने एक भी पिल नहीं बिकी। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए कैंग आता है और जिनियो को बताता है कि सिटी गार्ड वाई गैंग ने जिनियो के लिए एक रिपोर्ट भेजी है, जिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि पिछले कुछ दिनों में सिटी के वेस्टर्न एरिया में 7-8 कल्टीवेटर्स की अपने आप ही मौत हो गई और वो सारी डेड बॉडीज अब मम्मी बन चुकी है। जिनियो भी सोचती है कि हमारे पिल वैसे भी ज्यादा बिक नहीं रहे, तो हो सकता है कि हम वहाँ जाकर अपने पिल्स को सेल कर सके। कैंग बताता है कि वेस्टर्न एरिया में एक ब्लैक मार्केट लगता है जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, कि हमें वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिनियो कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ, ये जो मम्मीज हैं वो सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाद इन सभी को अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पहुँचते ही हारून को काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। तभी 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो की बात कर रहे थे शंघाई पेविलियन की, कि तुम्हें पता है ना आज रात ब्लैक मार्केट में एलेसियम पिल मिलने वाली है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैंने तो ये पिल खरीदने के लिए अपनी स्वॉर्ड भी गिरवी रख दी। अगर एक बार हमें वो पिल मिल जाए फिर हमें किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक पिल 10 साल के जीन सैंग के बराबर है। कौन ही शंघाई पेविलियन जाके इन पिल्स को खरीदे जहाँ भीड़ इतनी और प्राइस पीक पर। ये सारी बातें चारों छुपकर सुन रहे थे। यहाँ कैंग का गुस्सा पीक पर था, कॉज शंघाई पेविलियन के सारे पिल्स वो खुद अपने हाथों से रेडी करता था। इसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं ब्लैक मार्केट के गेट पर, जहाँ एक बंदा उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जिनियो उसे अपने पास से एक पोटली निकाल कर दे देती है जिसमें हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन मौजूद थे। ये बंदा पोटली मिलने के बाद उन लोगों को खुशी खुशी अंदर जाने देता है। इसके बाद ब्लैक मार्केट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा उन्हीं पिल्स को सेल कर रहा था। उसका स्टार्टिंग प्राइस ही हाई ग्रेड 1000 स्पिरिट स्टोन था। जिनियो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि आखिर कैसे इस बंदे ने हमारे स्टार सी पेविलियन के पिल्स को चुरा कर यहाँ पर सेल कर रहा है। तभी जियान अपने पास से 10,000 स्पिरिट स्टोन निकाल कर उसे दे देता है और उसके बदले वो पिल खरीद लेता है। जियान जब इस पिल को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये उसकी बनाई हुई पिल्स नहीं है, बल्कि इसमें आधे से ज्यादा डिमोनिक एनर्जी मौजूद है और ये कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ये बात कैंग और जिनियो को पता लगती है तो जिनियो कहती है कि यही रीजन है कि वो कल्टीवेटर मम्मी बन गए, क्योंकि उन लोगों ने इस पिल का यूज किया है। कैंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एक बंदे पर तान देता है, जिसके बाद जिनियो से पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये पिल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये पिल है तो सी स्टार पेविलियन के, लेकिन इसमें बाद में डिमोनिक एनर्जी भरी गई है। वो बंदा डर के मारे बता देता है कि सिटी के बाहर एक टेम्पल है जहाँ एक कपल हम लोगों को ये पिल सप्लाई करता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जिनियो निकल जाती है उस टेम्पल की तरफ। इस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रहने वाले कपल और कोई नहीं बल्कि गु और सु वोंग थी, जहाँ सु वोंग तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके चुराए हुए पिल्स की इतनी सेल जो हो रही थी। तभी
तभी वहाँ पर जिन्यू आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। सुफोंग तो कहती है कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी, लेकिन तभी गू को याद आता है कि वो तो अभी डीमन सेक्ट का नेसेंट सोल स्टेज का प्रोटेक्टर है। सुफोंग भी हंसने लग जाती है कि जिन्यू तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। ये सुनने के बाद जियान और कैंग दोनों ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके प्रेशर से ही दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जिन्यू अभी भी सुफोंग को समझाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये बंदी तो बताने को राजी ही नहीं थी, जिस वजह से जिन्यू गुस्से में आकर सुफोंग के पेट पर एक किक मार देती है, जो देखकर गू कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज उसको कुछ मत करो। ये दोनों ही अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकाल रहे थे, तो गुस्से में आकर जिन्यू गू को एक पिल खिला देती है, जिस वजह से वो सारी बातें सच सच उगल देता है। गू बताता है कि हमारा मेन टारगेट तुम नहीं बल्कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट था। ब्लड को इकट्ठा करना तो हमारी प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट था। अर्थविनेस सेक्ट चाहता था कि एशियन पावरफुल क्रिएचर्स को फिर से जिंदा कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये पिल बनाई थी ताकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद उसके सीने में काफी ज्यादा पेन होता है, ये उसी पिल की वजह से था। कैंग के चेक करने पर पता लगता है कि ये बंदा मर चुका है। जो पिल हमने इसे दी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर सीधा पहुँचते हैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में, जहाँ पहुँचने के बाद एल्डर जिन्यू से सवाल करते हैं कि तुम यहाँ पर आज कैसे आ गई, लेकिन जिन्यू कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे पुराने हिसाब किताब कर सकूं। वो उन्हें वही पिल निकाल के दिखा देती है और कहती है कि सुफोंग और गू ने अभी डीमन सेक्ट का साथ दिया और साथ ही ऐसे पिल बनाए जिससे कल्टीवेटर्स की मौत हो रही थी, और साथ ही डीमन सेक्ट का साथ दे रही थी अर्थविनेस सेक्ट, जो कि हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्यू एल्डर से कह रही थी कि आपको तुरंत किसी एजेंट को भेजकर बाकी सेक्ट में पता करना चाहिए कि वहाँ पर भी ये पिल मौजूद है या नहीं, लेकिन एल्डर तो उल्टा जिन्यू पर ही भड़कते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिन्यू को भी समझ आ चुका था कि कहीं न कहीं एल्डर भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनसे ज्यादा बहस न करते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी एक कल्टीवेटर जिन्यू के पास दौड़ता हुआ आता है। वो अपने एल्डर ब्रदर के बारे में जिन्यू को बताता है कि जब से उन्होंने ये पिल ली है तब से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, उनमें से काफी डिमोनिक एनर्जी सेंस होती है। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं और वो उस कल्टीवेटर पे अपनी स्वॉर्ड तानते हुए कहते हैं कि हमारे सेक्ट के बारे में तुम जानबूझकर गलत बातें फैला रहे हो। एल्डर तो इस कल्टीवेटर को अपने सेक्ट का बताने से इनकार कर देते हैं कि ये बंदा हमारे सेक्ट का नहीं है, अगर ये मेरे सेक्ट का है भी तो इसे मारने का मेरा पूरा हक है। लेकिन तभी जिन्यू अपने पास से 10,000 स्पिरिट स्टोन निकालते हुए कहती है कि ठीक है, तो इस बंदे को मैंने खरीद लिया। लेकिन एल्डर भड़कते हुए कहते हैं कि ये मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है, यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती। और इतना कहकर वो जिन्यू पर अटैक करने वाले थे, तभी कैंग सामने आते हुए कहता है कि शायद तुम डीप सी के रॉयल फैमिली को जानते नहीं हो। तभी हरुन कहती है कि मेरी आर्मी भी कम नहीं है। इतना कहकर वो अपना टोकन निकाल कर दिखा देती है। इसके बाद तो वो सभी उस कल्टीवेटर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ कैंग जिन्यू से कहता है कि हमें वापस वान हाइपरबेलन चले जाना चाहिए, इन सारे मामलों से हमेशा के लिए दूर। लेकिन जिन्यू कहती है कि मामला भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग जिंदा है या मर चुके हैं, लेकिन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में मौजूद हर्ब्स और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिससे हमारी मेडिसिन पिल तैयार होती है, इसीलिए हम उसे ऐसे ही तबाह होने नहीं दे सकते। ये बात सुनकर जियान के कान खड़े हो गए थे। वो तो कहता है कि अगर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से हब्स आना बंद हो गए तो सारे इमॉर्टल सिटीज के ट्रेड भी खत्म हो जाएंगे। जिन्यू कहती है कि हाँ, इसीलिए हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, हमें अरे डीमन सेक्ट को किसी भी तरह हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से दूर करना होगा। वो जियान से कहती है कि सभी ट्रेडर्स को सीक्रेटली एक लेटर लिखा जाए और उस लेटर में लिखा होना चाहिए कि मेरे पास यानी जिन्यू के पास एक ही है जो उनकी मनी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जिंगहाई हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 हफ्ते बाद कुछ ट्रेडर्स हमारी जिन्यू से मिलने आए थे। उन सभी के पास जिन्यू का लेटर पहुंच चुका था, इस वजह से वो जिन्यू से मिलने आए थे, जहाँ वो जिन्यू का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी शॉप्स को चलाना था। जहाँ जिन्यू कहती है कि मैंने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया है। जिन्यू बताती है कि अरे डीमन सेक्ट का लास्ट टारगेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ही है और उन्होंने पहले ही अर्थविनेस सेक्ट को खत्म कर दिया है। अगर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट खत्म हुआ तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हो सकता है कि मुझे आपकी शॉप में मौजूद वेपन्स की जरूरत पड़े। जिस पर एक बंदा कहता है जिन्यू सही कह रही है, अगर ऐसा हुआ तो हम सभी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सारे फूड आइटम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से ही आते हैं। वो सभी ट्रेडर्स तैयार हो जाते हैं अपने अपने वेपन्स देने के लिए। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्यू अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी। तभी उसके पास हारून आते हुए बताती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट काफी बड़ी मुसीबत में है, मौसम पूरी तरह चेंज हो गया है, आसमान से डिमोनिक ऑरा सेंस हो रहा है। हो सकता है कि अभी डीमन सेक्ट
हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक कर दे। इधर एक ट्रेडर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा ही वेपन्स तैयार कर लिए हैं। वो भी इस नजारे को देखकर काफी शौक था, लेकिन इधर जिनियो तो काफी ज्यादा चिल थी। वो आराम से चाय के मजे ले रही थी क्योंकि उसको पता था कि एल्डर उसके पास खुद आएंगे। और ऐसा ही होता है। एल्डर काफी जख्मी हालत में जिनियो के पास आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि जितना हमने सोचा था अभी डीमन सेक्ट उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब जिनियो के भाव बढ़ चुके थे। वो कहती है कि मुझे याद है कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एल्डर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उस पिल को मेरे सारे कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं। जिस भी कल्टीवेटर ने वो पिल खाया है वो सभी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन तभी वो सारे ट्रेडर्स बाहर निकलते हुए एल्डर पर गुस्सा करते हैं कि कुछ दिन पहले जब जिनियो खुद तुम्हारे पास गई तब तुम लोगों ने इतना ज्यादा एरोगेंस दिखाया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया और अब आप चाहते हैं कि हम सभी आपकी हेल्प करें। एल्डर तो काफी ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं कि अब से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। एल्डर के काफी ज्यादा बोलने पर जिनियो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपनी उड़न कश्ती लेकर पहुंच जाती है हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, जहाँ पर आते ही उन लोगों ने डीमन पर अटैक कर दिया था। जियान अपने फार्नेस का यूज करते हुए डीमंस को खत्म कर रहा था, वहीं कैंग ने अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती है, जिस वजह से जिनियो और जियान को शक होने लग जाता है कि आखिर ये वॉर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी जिनियो के पास एल्डर आते हैं। एल्डर उन्हें शुक्रिया कहते हैं उनके कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए, लेकिन वो इस बात से परेशान थे कि उनका हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनने के बाद जिनियो उनको एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हुए कहती है कि शंघाई पेविलियन के पास आपके इस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को फिर से रिक्रिएट करने का ऑफर है। वो एडवर्टाइजमेंट एल्डर के मुंह पे मारते हुए कहती है कि मैं आपसे इसके 10 गुना पैसे लूंगी, जो सुनकर एल्डर का मुंह तो खुला रह जाता है कि क्या 10 गुना? आप जानती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उसके बावजूद भी आप ये जानबूझकर कर रही हैं। लेकिन जिनियो भी लाइक लेना है तो लो वरना मैं चली। लेकिन एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम जानती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी हीरोइन जिनियो के पास आते हुए कहती है, बताती है कि हमने बहुत से पैसे कमाए हैं, क्या हम लोग वापस अपने वन हाई पेविलियन लौट सकते हैं। अब एल्डर तो अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, इसलिए जिनियो उनसे ज्यादा बहस नहीं करती है और वहाँ से निकल जाती है। ये लोग जा रहे थे अब अभी डीमन सेक्ट। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन चारों ने डीमंस की हालत खराब कर दी थी और वहाँ पर एक ट्रेजर मौजूद था जो इंसानों का ब्लड पीती थी, जो देखकर जिनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ डीमन सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी रिलीज करके उन चारों को डराना चाहता था, लेकिन ये चारों एक साथ लीडर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले ये अटैक डीमन को हिट होता, उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो शील्ड टूट जाती है। जैसे ही शील्ड टूटती है जिनियो लीडर पर थंडर अटैक करके उसे वहीं मार देती है, जिससे अब डीमन सेक्ट के लीडर का भी नामो निशान खत्म हो गया था और सारा डीमन सेक्ट टूटकर बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही डीमन सेक्ट तबाह होने लग जाता है तभी उनके सामने एक जाइंट बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है और इस बीस्ट को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हारून की पूरी आर्मी लग जाती है इसको हराने में। जियान भी अल्केमिस्ट होने के नाते इस बीस्ट को मारने के लिए तरह तरह के हर्ब्स की खोज कर रहा था। लास्ट में जाकर जिनियो ने अपने उसी आर्किटेक्ट से जो उसे ड्रैगन पैलेस से मिला था उसकी मदद से जिनियो ने इस बीस्ट को हरा दिया था। इस बीच फाइट के दौरान जियान और कैंग को काफी ज्यादा चोट आ गई थी। फाइट खत्म होने के बाद हमारी जिनियो जाती है, कैंग और जियान को दोनों को ही दवा देती है, जिसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि जियान और कैंग दोनों ही तुम्हारे लिए 100% लॉयल है। रिवॉर्ड के तौर पर उसको मिलता है एक टोकन जो कि हेवनली टोकन था। इसका मतलब ये था कि अब हमारी जिनियो हेवन में भी ट्रेड कर सकती है, इसलिए उसका नेक्स्ट मिशन ये था कि वो हेवन में जाकर अपने ट्रेड के काम को आगे बढ़ाए। और इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।